इतना सब पढ़ चुके हैं ना। हम्म। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है ये? इसको कंप्लीट कर लिया है हमने, ठीक है। अब ये बताओ कि ये जो 9th क्लास की हमारी एनसीईआरटी है, ये एनसीईआरटी का नाम क्या है? डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स या लोकतांत्रिक राजनीति। तो ये जो लोकतांत्रिक राजनीति है, इसमें सबसे पहले देखो, आज पूरा 9th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, कुछ नहीं, केवल जो अभी तक पढ़ा है उसको रिवाइज करेंगे। और जो पढ़ रहे थे और जो आज नहीं आए हैं उन्हें दिक्कत होगी बेचारों को, क्योंकि यही सही है बात। आज ही 1.5 घंटे में इसको बहुत कुछ करने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो 9th क्लास की एनसीईआरटी का नाम है लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो ये डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में पॉलिटिक्स क्या है, ये लोकतांत्रिक राजनीति में राजनीति क्या है, ये राजनीति किसे कहते हैं बोलो। इनका कहना है, ऐसे ही एनसीईआरटी में ऐसे लिखा है, जाके पढ़ा होगा, वो टीचर पूछता है, बच्चे कुछ बोलते हैं तो वो जैसे इन्होंने कहा कि स्ट्रगल फॉर पावर, पॉलिटिक्स मींस स्ट्रगल फॉर पावर। राजनीति का अर्थ है क्या? शक्ति के लिए संघर्ष। तो मैं आप उन लोगों से पूछ रहा हूं, क्या इनकी बात सही है? क्या लगता है आप लोगों को, क्या राजनीति का अर्थ शक्ति के लिए संघर्ष है? ठीक है, बात सही है। तो अब सवाल यह है कि अगर हमने ये डेफिनेशन निकाल ली कि पॉलिटिक्स का मतलब होता है स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष, तो सवाल यह है कि शक्ति किसको चाहिए और संघर्ष कौन कर रहा है? बोलो, ये शक्ति जो है, पावर जो है, उसके लिए कौन स्ट्रगल कर रहा है? इंडिविजुअल्स, व्यक्ति। ऐसे आप लोग क्या कर रहे हैं? स्ट्रगल कर रहे हैं, आप लोग संघर्ष कर रहे हैं किस चीज के लिए? शक्ति, आपकी शक्ति क्या है? आपके लिए क्या शक्ति है? अभी क्या पावर है आपके लिए? नहीं, और क्या है? इस इंस्टीट्यूट में क्यों आए हो? पढ़ाई, वो पढ़ाई किस लिए? यूपीएससी। आपको लगता है कि हम आईएएस बन जाएंगे तो बस बहुत कुछ हो जाएगा, अभी ऐसा आपको लगता है। आपका लक्ष्य क्या है? वो पावर क्या है? पावर का मतलब ऐसे नहीं कि कोई 4-5 हथियार ले लो। पॉलिटी में पावर का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि 2-4 गनमन टांग लो पावर मिले। पावर का मतलब होता है आप क्या पाना चाहते हैं। हर आदमी के लिए पावर की डेफिनेशन अलग अलग है। आप लोगों के लिए पावर की डेफिनेशन क्या है? यूपीएससी। कोई स्टेट पीसीएस का बच्चा होता है, उसके लिए पावर की डेफिनेशन क्या है? यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस। कोई एसएससी का होता है, उसके लिए पावर की डेफिनेशन, वो दिन रात एसएससी के लिए पढ़ रहा है। कोई बेचारा मल्टीटास्किंग, ग्रुप डी के लिए, वो दिन रात ग्रुप डी के लिए पढ़ रहा है, उसके लिए वही पावर है। मैं 6-6, 8-8 घंटे मेहनत क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे लिए शक्ति क्या है कि मैं एक अच्छा टीचर बनूं। हर आदमी की शक्ति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हथियार 2-4 ले ले। क्या कह रहे हो? क्या टीचर पे क्या कहा, बन जाऊंगा? आपका क्या है? प्राइम मिनिस्टर के लिए यहाँ बैठना गलत है, फिर उसके लिए कुछ और। पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर, अच्छी बात है, ठीक है, समझो बात को, ठीक है। तो राजनीति का अर्थ क्या है? राजनीति का अर्थ है शक्ति। और शक्ति का मतलब वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं, और राजनीति का मतलब भी वो नहीं है जो हम लोग समझते हैं। राजनीति का सामान्य तौर पे क्या मतलब समझा जाता है कि कोई आदमी हमारे साथ कुछ गलत करता है तो हम क्या कहते हैं कि उसने हमारे साथ पॉलिटिक्स करी, राजनीति की। वो राजनीति बिल्कुल नहीं है। राजनीति का मतलब है कि हर आदमी क्या पाना चाहता है? शक्ति, पावर पाना चाहता है, और उसके लिए क्या कर रहा है? संघर्ष कर रहा है। तो यही है राजनीति का अर्थ। जैसे चींटी को देखना, पूरे दिन क्या करती है वो? उसके लिए शक्ति क्या है? उसके लिए बस उसका पेट भर जाए। दिन भर कौए, तोते मोते ये सब क्या करते रहते हैं? वो भी राजनीति कर रहे हैं। आप इस क्लास में बैठ के क्या कर रहे हो? राजनीति। राजनीति का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि राजनेता वोट मांगने आए वही राजनीति है। राजनीति का मतलब है जो व्यक्ति, जहां ऐसे घर परिवार में 4 औरतें होती हैं, वो दिन भर राजनीति करती रहती हैं। क्या? कि घर के संसाधन किसके पास ज्यादा आ जाए, है ना। इसलिए तो होता है, बहू सास के लिए नजर टिकाए है सास, देवरानी जेठानी के लिए नजर टिकाए बैठी है। कैसे किसी भी तरह जो है वो सब किसके लिए संघर्ष हो रहा है? वो भी राजनीति है। राजनीति अच्छी भी हो सकती है और राजनीति बुरी भी हो सकती है। जब आप अच्छे संसाधनों के माध्यम से अपने लक्ष्य, अपनी शक्ति को प्राप्त करते हो तो वो अच्छी राजनीति है। जब आप बुरे संसाधनों, बुरे मीन्स से क्या अपना एंड अचीव करते हो तो वो क्या है? बुरी राजनीति है। राजनीति का मतलब है अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, और लक्ष्य का ही मतलब क्या है? लक्ष्य का मतलब है इंटरेस्ट, हित। अब समझो इसका राजनीति का अर्थ क्या है कि हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति के कुछ इंटरेस्ट हैं। हर इंडिविजुअल के कुछ इंटरेस्ट है, प्रत्येक व्यक्ति के कुछ हित है, कुछ स्वार्थ है, और वो उन स्वार्थ, अपने हित को, इंटरेस्ट को पाने के लिए काम करता है। जैसे आपका इंटरेस्ट था
कि आपको यूपीएससी निकालना है, आपने यूपीएससी निकालने के लिए सबसे पहले दिमाग में आया हिंदी मीडियम मुखर्जी नगर, इंग्लिश मीडियम मुखर्जी नगर। आप यहाँ आए, आपने बहुत कोचिंगें तलाश करी, आपको जो कोचिंग सूटेबल लगी आपने उसमें एडमिशन ले लिया। तो हर व्यक्ति अकेले अपने हित को प्राप्त नहीं कर सकता, समझे बात। आपका इंटरेस्ट क्या था, आपका हित क्या था, यूपीएससी निकालना, तो आप ये काम अकेले नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपने क्या तलाश करी, कोचिंग। आपको लगा होगा वहां टीचर मिलेंगे, वो हमें पढ़ाएंगे। तो हर व्यक्ति का इंटरेस्ट है और उस इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट के लिए व्यक्ति कहाँ जाता है, ग्रुप्स में जाता है। हर व्यक्ति का अपना एक हित है और उन हितों की पूर्ति के लिए व्यक्ति को समूहों के पास जाता है। आपका यूपीएससी था, आप इस समूह में एक समूह बना लिया हम लोगों ने, और अब ये आपका इंटरेस्ट केवल आपका इंटरेस्ट नहीं है यूपीएससी निकालना, अब ये हम लोगों का भी इंटरेस्ट है, क्योंकि आप निकालोगे हमारा नाम होगा। हमारा भी इंटरेस्ट क्या है, इनडायरेक्टली हमारा भी इंटरेस्ट है कि 2-4 बच्चे हम सिलेक्ट कराएं, सब तो नहीं करा सकते, 2-4 ही सिलेक्ट होंगे और उनकी हम फोटो फिर यहाँ चिपकाएंगे, देखो ये हमने सिलेक्ट कराए। आप लोग भी कहोगे कि हाँ हम सर से पढ़े, तो हमारा कॉमन इंटरेस्ट हो गया ना, सामान्य हित आ गए, तो सामान्य हित वाले लोग मिलते हैं, फिर हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। मुखर्जी नगर में क्या हो रहा है, जितनी भीड़ दिख रही है, इतनी कोचिंग्स हैं, इतने टीचर्स हैं, इतने बच्चे हैं, वो सब क्या कर रहे हैं, सब स्ट्रगल कर रहे हैं। आप एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो, आप एक दूसरे से क्या कर रहे हो, एग्जाम में तो आप ही को बैठना है, आप ही एक दूसरे से लड़ रहे हो, लेकिन फिर भी आप बैठे हो ना इधर। तो राजनीति का मतलब होता है अपने इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट के लिए, जिसे हम पावर कह रहे हैं, उसके लिए स्ट्रगल करना, वही राजनीति कहलाती है। अपने हितों की पूर्ति के लिए जब हम संघर्ष करते हैं तो वो क्या कहलाता है, राजनीति। बेसिक सी डेफिनेशन है पॉलिटिक्स, मैंने लिखाई थी शुरू में जब हमने बात करी थी कि पॉलिटिक्स की डेफिनेशन है स्ट्रगल फॉर पावर, शक्ति के लिए संघर्ष। तो वो शक्ति का मतलब क्या है, अपने हित। क्लियर बात, हर व्यक्ति के अपने अपने हित है। अब सवाल है जो संघर्ष हो रहा है, क्या हो रहा है, संघर्ष। ये जो संघर्ष है, ये जो स्ट्रगल है, ये स्ट्रगल कैसा है, सवाल ये है क्या हो रहा है। हम सब लोग क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। आप यहां बैठ के संघर्ष ही तो है, एक लड़ाई लड़ रहे हैं, कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं, आप लोग लड़ रहे हैं, लेकिन ये लड़ाई है कैसी, ये कैसी है, डेमोक्रेटिक है। अच्छा देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि पॉलिटिक्स एक नई अवधारणा है, एक न्यू पॉलिटिकल फेनोमेना है, 1920 से 1920 से पहले दुनिया में पॉलिटिक्स नहीं होती थी, ये बात सही है। पॉलिटिक्स कब से हो रही होगी, जब से इंसान है, क्योंकि जब भी इंसान रहा होगा उसके कुछ इंटरेस्ट होंगे और वो हमेशा लड़ाई लड़ रहा होगा, संघर्ष कर रहा होगा। तो पहले ये लोकतंत्र के आने से पहले हमारा जो संघर्ष था, वो संघर्ष कैसा था, हिंसात्मक था, वो नॉन डेमोक्रेटिक था। पहले किसी आदमी को राजा बनना होता था, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनना था, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किसी की करके वो क्या बना, राजा बना। अशोक को राजा बनना था, अशोक ने कलिंग को हराया, राइट। लेकिन आज राहुल गांधी को राजा बनना है, राजा ही तो बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, तो क्या वो मोदी जी की हत्या करेंगे। संघर्ष तो वो भी कर रहे हैं, संघर्ष चंद्रगुप्त मौर्य भी कर रहा था। तो हमने वो कौन सा तरीका खोज निकाला जिससे संघर्ष हिंसात्मक से शांतिपूर्ण हो गया, वायलेंट से कैसा हो गया, पीसफुली हो गया। वो क्या तरीका है, वो है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। पहले सबको आईएएस पीसीएस बनना होता था, तो युद्ध होते थे मैदान में, जो व्यक्ति जीतता था वो क्या बनता था। अभी हम लोगों ने एक नया मैकेनिज्म खोज निकाला, एक नया तरीका खोज निकाला, वो है प्रतियोगी परीक्षाएं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स। जो दिमाग से होशियार है वो क्या निकाल के, एग्जाम निकाल के महत्वपूर्ण पद प्राप्त कर सकता है। पहले एग्जाम तो होना ही था, लेकिन युद्ध भी होने थे। पहले किसी को किसी का राज्य जीतना है तो कैसे जीतता था आदमी, राज्य युद्ध करके। आज युद्ध हो रहे हैं, युद्ध जैसे फिलिस्तीन इजराइल के बीच युद्ध हो रहा है, लेकिन उसको अच्छा नहीं, वो डेमोक्रेटिक तरीका नहीं है। आज और भी तरीके, डिप्लोमेसी, कूटनीति, समझ रहे हो। तो ये जो डेमोक्रेसी ने क्या किया है, बोलो, हमारे संघर्ष को, हमारे स्ट्रगल को क्या कर दिया है। मतलब अभी भी समाज में, अभी भी दुनिया में लड़ाई झगड़े हैं, पहले भी लड़ाई झगड़े थे। उन लड़ाई झगड़ों का सॉल्यूशन हम कैसे कर रहे हैं, यही क्या है, डेमोक्रेसी। अब है कि कोई व्यक्ति डेमोक्रेटिक कैसे होगा, एक व्यक्ति जो अपने इंटरेस्ट के फुलफिलमेंट के लिए लड़ने तैयार रहता है वो आदमी डेमोक्रेटिक। एक आदमी जो डिप्लोमेसी से अपने इंटरेस्ट को पूरा करता है वो क्या है, हमेशा लड़ने वाला आदमी, हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहने वाला आदमी बिल्कुल भी डेमोक्रेटिक नहीं है। क्योंकि हित तो पहले भी थे, अभी भी हैं, लेकिन हमें उन अपने इंटरेस्ट का फुलफिलमेंट कैसे करना है, पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से करना है। इसलिए किताब का नाम क्या है, लोकतांत्रिक। अभी जो राजनीति है वो कैसी है, डेमोक्रेसी के आने से पहले जो राजनीति थी वो कैसी थी, नॉन डेमोक्रेटिक। समझे बात।
डेमोक्रेसी ने हमारे पॉलिटिक्स को क्या बना दिया है पीसफुली बना दिया है उसको। अभी देखो कि आईएएस जैसे महत्वपूर्ण पद से लोग इंटरव्यू से बाहर हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कहते, वो ये मान लेते हैं कि हम उस लायक, आखिर वो कौन सी चीज है जिससे हम ये मानने तैयार हो गए हैं कि हम आईएएस बनने लायक नहीं थे। और डेमोक्रेसी ने हमें ये बताया है कि प्रोसेस बिल्कुल फेयर थी, पीटी हुआ, मेंस हुआ, इंटरव्यू हुआ, आपके सामने है प्रोसेस, आपके सामने पेपर है, आप नहीं कर पाए, कट ऑफ आपके सामने है, आप बाहर हो गए। हम ये क्यों मान रहे हैं कि हम उस लायक नहीं थे? क्योंकि हमने प्रक्रिया प्रोसेस को क्या बना दिया? फेयर, जस्टिस एज फेयरनेस, न्याय निष्पक्षता के रूप में। निष्पक्ष है मामला, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि ये चीजें अगर ये पास कर लोगे तो क्या बन जाओगे। ये डेमोक्रेसी ने वैल्यू हमें दी है कि लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है आईएएस बनने के लिए। आईएएस बनने के लिए क्या है, एक एग्जाम है, उसको पास करो और आप क्या बन जाओ, आईएएस बन जाओ। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, विधायक, सांसद बनने के लिए लड़ने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। क्या करो, एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है? इलेक्शंस, चुनाव है, चुनाव जीतो और क्या बन जाओ। तो ये जो कन्फ्लिक्ट था, जो स्ट्रगल था, जो संघर्ष था, वो संघर्ष कैसा बना दिया? यही डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, यही डेमोक्रेसी का कंट्रीब्यूशन है, रेलिवेंसी है और सिग्निफिकेंस है। अगर कभी लोकतंत्र पे लिखने आए कि लोकतंत्र का क्या योगदान है, तो यही सबसे बड़ा योगदान है लोकतंत्र का। क्या कि लोकतंत्र ने हमारे संघर्षों को, हमारे स्ट्रगल को क्या कर दिया है? पीसफुली रिजॉल्व कर दिया, शांतिपूर्ण तरीके से उसके समाधान के मैकेनिज्म, उपकरण हमारे सामने ला दिए हैं। और कुछ उदाहरण जैसे चुनाव, जैसे प्रतियोगी परीक्षाएं, समझे बात को। तो राजनीति क्या है? लोकतांत्रिक। तो ये एनसीईआरटी की किताब का जो टाइटल है उसका मतलब है कि अभी जो पॉलिटिक्स है, अभी जो राजनीति चल रही है, वो कैसी है? डेमोक्रेटिक है। अब सवाल ये आया, हमने ये समझ लिया कि राजनीति का मतलब क्या है, क्लियर बात। और अभी की राजनीति कैसी है? डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक। अब सवाल है कि लोकतंत्र क्या है। देखो एनसीईआरटी कितनी खूबसूरती से लिखी गई है, समझ रहे हो। जो किताब का टाइटल है वहीं से सब बातें लिंक है। पहले किताब का टाइटल लोकतांत्रिक राजनीति, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स का मीनिंग क्लियरली समझा। अभी की पॉलिटिक्स कैसी है? डेमोक्रेटिक है। तब ये बात समझनी पड़ेगी कि डेमोक्रेसी क्या है। तो पहला चैप्टर क्या है? वो टाइटल से लिंक कर, ऐसे नहीं कि एनसीईआरटी सो के उठे और उन्होंने लोकतांत्रिक राजनीति और पहला चैप्टर दूसरा खत्म, नहीं, वो हर चीज लिंक है। इसलिए कहते हैं ना एनसीईआरटी हम खुद से पढ़ लेंगे, खुद से पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ लोगे एनसीईआरटी खुद से। टाइटल पढ़ते बात खत्म, और एक चैप्टर पढ़ते बात खत्म, सब लिंक है आपस में। किताब लिखते हुए वो एक्सपर्ट किताब लिख रहे हैं, उस विषय के वो क्या है, विशेषज्ञ हैं, वो योगेंद्र यादव जैसे लोग, वो लोग एनसीईआरटी लिख रहे हैं, समझे। तो टाइटल क्या है एनसीईआरटी का? लोकतंत्र को स्थापित करना ही नहीं है, लोकतंत्र लक्ष्य नहीं है। लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र, डेमोक्रेसी एंड नहीं है, डेमोक्रेसी मीन है। डेमोक्रेसी एक साधन है, किस चीज के लिए? इन संघर्षों को शांतिपूर्ण निपटाने के लिए। हमें लोकतंत्र पाना नहीं है, लोकतंत्र तो एक सिस्टम है। लोकतंत्र को अपनाना है जिससे कि हम इन कन्फ्लिक्ट्स को, इन स्ट्रगल को पीसफुली रिजॉल्व कर पाए। डेमोक्रेसी एंड नहीं है, लक्ष्य नहीं है, उद्देश्य नहीं है। डेमोक्रेसी एक साधन है। पहले भी और भी साधन थे, मोनार्की था, ओलिगार्की था, बहुत सब तरीके थे, ठीक है। तो लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब है, सुन लो फिर से, लोकतांत्रिक राजनीति का मतलब है कि समाज में जो भी संघर्ष है, जो भी विवाद है, या जो शक्ति के लिए संघर्ष हो रहा है, उस संघर्ष का शांतिपूर्ण समाधान कैसे किया जाए, यही है लोकतांत्रिक राजनीति। संघर्षों का समाधान करने का तरीका है राजनीति, लोकतंत्र, समझ रहे हो। लोकतंत्र क्या है? डेमोक्रेसी इज अ मीन टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट इन द पीसफुल वे, राइट, पीसफुली वे, ये है डेमोक्रेसी। पीसफुल वे में क्या करना है? रिजॉल्व करना है कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि प्रेजेंट सोसाइटी में है। आप लोग क्या कर रहे हो? आप लोग यहाँ इतने शांति से बैठे हो, असल में इतना बैठने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि आप लोग क्या हो? एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हो, एक दूसरे के दुश्मन हो। क्या हो? दुश्मन हो एक दूसरे के। एक सिलेक्ट होगा तो एक अपने आप बाहर हो जाएगा, लेकिन फिर भी इतनी शांति से क्यों बैठे हो? बोला अच्छा, क्यों बैठे हो इतनी शांति से? बोलो। आपको पता है कि एक सिलेक्ट होगा तो एक बाहर है, अब कौन सिलेक्ट होगा ये नहीं पता, फिर भी आप लोग एक दूसरे को नोट्स देते हो, बात करते हो, साथ में चाय पीते हो। क्यों? क्योंकि आपने ये मान लिया है और लोकतंत्र ने आपके दिमाग में ये बैठा दिया है कि वही सिलेक्ट होगा जो इस लायक होगा। आपने ये बात एक्सेप्ट, एग्जाम से पहले एक्सेप्ट है आपके दिमाग में कि वही होगा जो इस लायक होगा, क्योंकि डेमोक्रेसी में वैल्यू है। डेमोक्रेसी में, जहां डेमोक्रेसी नहीं होती वहां हर आदमी को लगता है कि वो स्टार है, ठीक है। यहाँ उसी आदमी को लगता तो यहाँ भी सबको है कि मैं स्टार हूं, लेकिन स्टार बनने के लिए आपके पास एक प्रक्रिया है। राहुल गांधी को लगता है मैं प्रधानमंत्री बन सकता हूं, ठीक है, अच्छी बात है, मुझे भी लगता है। क्या सच में बन सकता हूं? एक प्रोसेस है, उसको फॉलो
तो ये है डेमोक्रेसी, समझे। अभी ये लोकतांत्रिक राजनीति, तो क्लियर है उतना टाइटल। अब हमें समझना है कि राजनीति जो लोकतांत्रिक हो गई है तो उसमें लोकतंत्र क्या है, डेमोक्रेसी क्या है। अब इस पर बात करना, तो पहला चैप्टर क्या था हमारा, व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो सवाल सबसे पहले ये है कि डेमोक्रेसी क्या है, व्हाट इज द डेमोक्रेसी। बोलो क्या है, पहला चैप्टर क्या था, व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। अगर शॉर्ट नोट्स बनाना है तो बना लो, वैसे जरूरत नहीं है, लिखा हुआ है, ठीक है। लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों, बोलो। लिख लिख लो, लिखना है तो लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, लिखते जाओ। आप लोग एक ही पेज पे लिख लेना है, ऐसे देख लो, यहीं लिखते जाना, ज्यादा जरूरत नहीं है अलग अलग पेज पे जाने की, ठीक है। जिन्होंने पहले से एनसीईआरटी पढ़ रखी है ना, वो यहीं लिखते जाओ, यहाँ लिख लो, ऐसे यहीं लिख लो, लिख लो। समझ पा रहे हो नहीं बात मेरी। यहीं लिखते जाना है इसी में। अच्छा बोलो, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, थोड़ा सा पॉइंट है, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र क्या है, थोड़ा सा पॉइंट बनाओ एक, लोकतंत्र क्या है, क्या है लोकतंत्र, बोलो। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र शासन का एक रूप है, क्लियर बात। तो डेमोक्रेसी इज ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और देयर इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, देयर इज ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। तो यहां लिख लो, यहां से लोकतंत्र क्या है, मैं लिखो लोकतंत्र शासन का एक रूप है। ठीक है, लेकिन व्यापक अर्थों में क्या है, लाइफ स्टाइल लिखो, बट इन ब्रॉडर मीनिंग डेमोक्रेसी इज अ लाइफ स्टाइल, व्यापक अर्थों में जीवन शैली है, परंतु व्यापक अर्थों में जीवन शैली है। देखो जो पहली बार आ रहे हैं वो नहीं समझ पाएंगे कि क्या चल रहा है, समझे। जो पहली बार आए हैं क्लास में, कितने लोग हैं जो पहली बार आए हैं, नहीं समझ पाओगी क्या चल रहा है। जो जो भी आया है वो बिल्कुल नहीं समझ पाएगा। हाँ, अभी आपको क्या करना पड़ेगा, कल से जो नया चैप्टर शुरू होगा तब कुछ समझ आएगा। अभी तो क्योंकि ये पूरी एनसीईआरटी को कई बार रिवाइज करवा रहा हूँ इन लोगों को, जिसने पूरा पढ़ा है, हाँ हाँ, इसमें भी समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लोकतंत्र शासन का एक रूप है, व्यापक अर्थों में क्या है, जीवन शैली। अभी बोलो ये जीवन शैली का क्या मतलब है, लाइफ स्टाइल का क्या मतलब है, जीवन जीने की कला, आर्ट ऑफ एन आर्ट ऑफ लाइफ लिविंग, हम कैसे रहते हैं। तो कैसे रहते हो, क्या आपसे अगर पूछूं कि आप डेमोक्रेटिक हैं, कैसे बताओगे, यस क्या, पीसफुल वे। कन्फ्लिक्ट तो है आपके बीच, लेकिन फिर भी आप बैठे हो, दोस्ती है आप में, और आपको लग रहा है कि ये बन सकता है। देखो दोस्त जब सेलेक्ट होता है तो दुख बहुत होता है, खुशी कम होती है। वो कहता है ना वो स्त्री डेट में, सही बात है नहीं, हाँ जब जब पास होता है तो उससे ज्यादा दुख होता है, ये सच में बात है। कि मेरा एक दोस्त था, जब हुआ पीटी तो वो बेचारा खुश तो था, लेकिन उसकी आंखों में मैंने देखा कि वो दुखी भी था। मैंने उससे पूछा कि बुरा लग रहा है, बोला नहीं, मैंने सही बताओ, बोला लगता तो है ही, जब एक साथ रह रहे हैं, तुम्हारा हो गया मेरा नहीं, दुख नहीं होगा। मैंने कोई बात नहीं, हो जाएगा, ठीक है, समझे। हाँ, लोकतंत्र क्या है, शासन का एक रूप है, और व्यापक अर्थों में क्या है, जीवन जीने की एक शैली है। अब सवाल यह है, सुनो बात, आंसर करो, कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, तो क्या केवल पूरी दुनिया में एक ही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, कौन कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो सकती है, डेमोक्रेटिक एंड नॉन डेमोक्रेटिक। तो नॉन डेमोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक में डिफरेंस कैसे करोगे, जो पहली बार लिख रहे हैं वो लिख लो, एक हेडिंग बना लो, फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, शासन के रूप, शासन के रूप दो हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक एंड लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक, लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक। अच्छा बोलो कैसे डिफरेंशिएट करोगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को एंड नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को। लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, और पहले देखो सवाल दोनों भाषा में पूछ लेने दिया करो, तब आंसर दिया करो, क्योंकि दोनों लोग बैठे हैं। कैसे डिफरेंशिएट करोगे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड नॉन डेमोक्रेटिक, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और गैर लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में कैसे अंतर करोगे, अब बोलो। रूल बाय द पीपल और नॉन डेमोक्रेटिक इंडिविजुअल हो सकता है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल हो सकता है, क्लियर बात।
चलो, डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द पीपल, लोगों का शासन। इसका मतलब क्या है? लोगों का शासन। पूरी दुनिया में लोगों का शासन है या कुछ देशों में है? कुछ देशों में है। और जिन कुछ देशों में, उन देशों में एक जैसा है या अलग अलग है? अलग अलग है। कहीं डायरेक्ट है, कहीं इनडायरेक्ट है, कहीं पार्लियामेंट्री है, कहीं प्रेसिडेंशियल है, फेडरल है, यूनिटरी है, ठीक है, सेकुलर है, रिपब्लिक है। क्लियर? लेकिन डेमोक्रेसी कई तरीके से चलाई जा सकती है, वो बात की बात थी। अभी हमने कहा कि डेमोक्रेसी जब फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट हो सकते हैं। और नॉन डेमोक्रेटिक में क्या क्या हो सकते हैं? राजतंत्र, निरंकुश तंत्र, ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती हैं। अब बताना कि ये तो बात हुई कि डेमोक्रेसी क्या है। अब सवाल ये है कि ये जो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र शासन का एक रूप है, तो ये शासन का रूप चलता कैसे है? जनता द्वारा। तो वो डायरेक्टली हो सकता है और इनडायरेक्टली हो सकता है। इतनी बात खत्म। देखो अभी तक क्या पढ़ा हमने? व्हाट इज द डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? हमने कहा लोकतंत्र शासन का एक रूप है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और ब्रॉडर मीनिंग में क्या है? ये ब्रॉडर मीनिंग में लाइफ स्टाइल है, जीवन जीने की एक कला है। और शासन के दो रूप हो सकते हैं, डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक। दोनों में डिफरेंस क्या है? लोकतांत्रिक अलोकतांत्रिक में, तो लोकतांत्रिक में जनता का शासन होता है और अलोकतांत्रिक में एक व्यक्ति का हो सकता है या कुछ लोगों का हो सकता है। अब सवाल यह है कि हमें डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों होती है? या मैं आपसे कहूं कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या हैं? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, छोटा सा पॉइंट बनाओ। लोकतंत्र की विशेषताएं यहां नीचे, लोकतंत्र की विशेषताएं, बोलो क्या विशेषताएं होती हैं? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी हैं, याद करो जो वहां फीचर लिखे थे वो याद करने पड़ेंगे। हाँ, यही लिखाया था मैंने, देखो पहला चैप्टर खोल के। याद नहीं है ना सिस्टम, रिवीजन किया होता तब समझ आता। ठीक है, फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, लोकतंत्र। क्या पहला क्या था उसमें? मेजर डिसीजंस टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा क्या है? महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने चाहिए। देखो कोई भी देश डेमोक्रेसी है या नहीं है, ये कैसे डिसाइड होगा? जब उस देश में निर्णय, डिसीजंस कौन लेगा? चुने हुए प्रतिनिधि लेते हैं। ठीक है, चुने हुए प्रतिनिधि, जैसे हमारे यहाँ कौन है? प्रधानमंत्री है ना? तो हमारे डिसीजन कौन लेता है? प्रधानमंत्री। जैसे मैंने उदाहरण दिया था किसका? चीन का। और किसका उदाहरण दिया था? जैसे परवेज मुशर्रफ का उदाहरण दिया था पाकिस्तान का, कि परवेज मुशर्रफ मिलिट्री शासक थे, जब वो आए तो उन्होंने चुनाव करवाए अपने से नीचे लोगों के, लेकिन वो लोग डिसीजन नहीं लेते। डिसीजन कौन लेता था? परवेज मुशर्रफ लेते थे। तो कहा कि पाकिस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में मेजर डिसीजंस कौन लेता है? किसी भी देश को डेमोक्रेसी बनाने के लिए पहला फीचर क्या होना चाहिए? डिसीजंस कौन लेगा? इलेक्टेड मेंबर्स। ठीक है, तो पहला विशेषता क्या हो जाएगी? चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लेना। और क्या था बोलो? फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए। क्या होना चाहिए? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। दूसरा फीचर हो जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, एक व्यक्ति एक मत और एक मूल्य होना चाहिए। किसने कंसेप्ट दिया था? बेंथम, जेरेमी बेंथम। अरे एक हेडिंग बना लो, लोकतंत्र की विशेषताएं, उसमें लिखते जाओ। जिन्होंने पहला चैप्टर नहीं पढ़ा है वो लिख सकते हैं। ठीक है, बेंथम ऐसे लिखना है, बेंथम ऐसे लिखो, बेंथम। देखो बेंथम, एक व्यक्ति एक वोट और एक मूल्य। ठीक है, चलो अगला क्या था बोलो? हो गया, हाँ, रूल ऑफ लॉ। अगली विशेषता लिखो, विधि का शासन और अधिकारों का सम्मान। अगली विशेषता लिखो, नीचे लिखते जाओ, नीचे, विधि का शासन। यही तो बोल रहा हूं, विधि का शासन और अधिकारों का सम्मान। रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, और अधिकारों का सम्मान। जिस देश में विधि का शासन होगा और अधिकारों का सम्मान होगा, उसमें क्या होगा? डेमोक्रेसी होगी। ठीक, अब समझो बात को फिर से। देखो हम पढ़ रहे हैं व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। तो पहला पॉइंट पढ़ा हमने क्या? व्हाट इज द डेमोक्रेसी। तो हमने कहा डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, राइट? लोकतंत्र शासन का एक रूप है। बट डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इट इज अ लाइफ स्टाइल। लोकतंत्र केवल शासन का रूप नहीं है, बल्कि अपने व्यापक अर्थों में जीवन जीने की एक कला है। और किसने कहा कि डेमोक्रेसी इज
लाइक लाइफ स्टाइल, J.S. मिल ने कहा, ये मैंने बताया था, किसने कहा? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कहा, ठीक है। तो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इन द ब्रॉडर सेंस डेमोक्रेसी इज अ लाइफ स्टाइल, लोकतंत्र शासन का एक रूप है, लेकिन व्यापक अर्थों में क्या है? जीवन जीने की एक कला है। डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इट मीन्स देयर आर अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट। लोकतंत्र शासन का एक रूप है, इसका मतलब क्या है कि शासन के अन्य रूप भी हैं। वो कौन से रूप हैं? नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, मतलब एक तो लोकतांत्रिक शासन हो सकता है और दूसरा अलोकतांत्रिक शासन हो सकता है। तो लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक में क्या डिफरेंस है? लोकतांत्रिक शासन प्रणाली में जनता शासन चलाती है, रूल बाय द पीपल, और अलोकतांत्रिक में इंडिविजुअल चलाएगा, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। क्लियर? अब हमने कहा कि कोई देश अगर ये क्लेम कर रहा है, कोई देश ये दावा कर रहा है कि मैं डेमोक्रेसी हूं, तो ये कैसे हम उसको पहचानेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, जस्टिफाइड करेंगे कि वो डेमोक्रेसी है या नहीं है? तो हमने कहा कि देयर आर सम फीचर्स और सर्टेन फीचर्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली कुछ विशेषताएं होती हैं। क्या विशेषता? कि चुने हुए नेताओं द्वारा ही महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाने चाहिए। मेजर डिसीजन कौन लेगा? इलेक्टेड मेंबर्स लेंगे। फिर क्या है? वन वोट वन पर्सन वन वैल्यू, एक व्यक्ति को एक वोट देने का अधिकार होना चाहिए और उसका मूल्य भी कितना होना चाहिए? और वहां क्या होना चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। और क्या होना चाहिए? विधि का शासन और व्यक्ति के अधिकारों का सम्मान, रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। ये बातें होंगी तो क्या कहेंगे? अब मान लो इन पॉइंट्स पर हम भारत को पहचानो कि भारत डेमोक्रेसी है या नहीं, तो क्या लगता है भारत डेमोक्रेसी है? क्या भारत में रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन है? सबसे बड़ी विधि कौन सी है? कॉन्स्टिट्यूशन। क्या भारत में रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, क्या भारत में अधिकारों का सम्मान किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है, हम सबको अधिकार मिले हैं, ठीक है। क्या भारत में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं? बिल्कुल हो रहे हैं। क्या भारत में डिसीजंस इलेक्टेड लीडर्स द्वारा लिए जाते हैं? बिल्कुल लिया। तो इन पैरामीटर्स के बेसिस पर, इन क्राइटेरियाज के बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, भारत एक लोकतांत्रिक देश है। क्लियर बात इतनी? अब सवाल हमने समझा कि लोकतंत्र क्या है। अब सवाल ये समझना है कि डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? वाई डेमोक्रेसी? वाई डू वी नीड अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट? एक लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की आवश्यकता क्यों होती है? क्या लगता है आपको कि लोकतांत्रिक शासन प्रणाली क्यों होनी चाहिए? अकाउंटेबल गवर्नमेंट है, ठीक है। लोकतांत्रिक, अच्छा बोलो, एक राजा है, एक राजा है, किसी देश में मोनार्की है, तो क्या राजा जनता को जवाबदेह होता है? नहीं होता है। किसी देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में शासन कौन चलाता है? प्रतिनिधि, रिप्रेजेंटेटिव्स। तो क्या वो रिप्रेजेंटेटिव्स जनता को आंसरेबल होते हैं, जवाबदेह होते हैं? रिप्रेजेंटेटिव्स। क्या मोदी जी जनता को जवाबदेह हैं अपने काम के लिए? जैसे मोदी जी 3 कृषि कानून लाए थे और अगर जनता को पसंद नहीं आया तो वापस लेना पड़ा उन्हें। तो डेमोक्रेसी की जो गवर्नमेंट होती है वो कैसी होती है? अकाउंटेबल होती है, जवाबदेह होती है। किसके लिए? जनता के लिए जवाबदेह होती है। तो डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी में अकाउंटेबल गवर्नमेंट होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाई जाती है। पहली बात यह है कि डेमोक्रेसी हमें इसलिए चाहिए। तो यहां क्या बन सकता है एक पॉइंट कि डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है? एक पॉइंट बन जाएगा डेमोक्रेसी की आवश्यकता क्यों है। उससे पहला पॉइंट लिखेंगे, लोकतंत्र क्या करता है? जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार बनाता है। क्या बनाता है? जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार। और क्यों चाहिए लोकतंत्र? बोलो तो। हाँ, जवाबदेह और उत्तरदायी सरकार स्थापित करता है लोकतंत्र, ठीक है। और क्यों चाहिए डेमोक्रेसी? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करता है, सुन लो। एक तो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, अकाउंटेबल गवर्नमेंट। रिस्पॉन्सिबल, अच्छा, अकाउंटेबल और रिस्पॉन्सिबल में क्या अंतर होता है? दो अलग अलग, जैसे ई गवर्नेंस में, गवर्नेंस में पढ़ोगे आप अकाउंटेबल एंड रिस्पॉन्सिबल। हाँ, और अकाउंटेबिलिटी। नहीं, देखो देखो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व और जवाबदेहिता, ठीक है। उत्तरदायित्व के लिए लीगल बाइंडिंग नहीं हो सकती, बट अकाउंटेबिलिटी के लिए, जैसे आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, सूचना का अधिकार, अकाउंटेबल बनाता है, रिस्पॉन्सिबल नहीं। सूचना का अधिकार अधिकारी के लिए लीगली बाइंड करता है कि वो आंसर देगा। जैसे
मैं आपको अगर मैं कोचिंग मुझसे कहे कि आप सर रिस्पॉन्सिबल हैं कि आप बच्चों को अच्छा पढ़ाओ, बात ठीक है। अगर मैं नहीं पढ़ा रहा हूं तो आप मुझे कुछ नहीं कर सकते। अगर मैं अकाउंटेबल बना दिए, लीगली बाइंडिंग कर दिया, तो मैं अकाउंटेबल कहलाऊंगा। तो डेमोक्रेसी दोनों तरीके से, क्योंकि डेमोक्रेसी मोरल भी है और क्या है, डेमोक्रेसी लीगल भी है। तो अकाउंटेबल भी बनाती है और क्या बनाती है, रिस्पॉन्सिबल भी बनाती है। और क्या करती है डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी इंप्रूव करती है क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग्स, निर्णय निर्माण में सुधार करती है, निर्णय निर्माण में सुधार करती है। लोकतंत्र क्यों चाहिए? हाँ, लोकतंत्र क्या करता है, निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सुधार करता है, इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ठीक है, और क्या करता है बोलो? बिल्कुल। और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए हमें? देखो, जो पहली बार आए उन्हें समझ आ रही हैं बातें। लोकतंत्र क्यों चाहिए? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करेगा, अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट बनाएगा। और डेमोक्रेसी क्यों चाहिए? क्योंकि वो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग्स को इंप्रूव करता है। कैसे? डिबेट डिस्कशन का प्रोसेस है। जैसे कि 3 कृषि कानून आए थे, सरकार को, जनता को अच्छे नहीं लगे तो वापस लेने पड़े, समझे। और डेमोक्रेसी की जरूरत क्यों है? क्योंकि डेमोक्रेसी कन्फ्लिक्ट को पीसफुली रिजॉल्व करता है, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षों का समाधान। तीसरा पॉइंट है, शांतिपूर्ण तरीके से संघर्षों का समाधान। पीसफुली रिजॉल्व द कन्फ्लिक्ट्स, संघर्षों का समाधान। और वो लोग क्या चाहिए, और क्यों चाहिए कि डेमोक्रेसी क्या करती है, व्यक्ति के अधिकारों को भी तो बना के रखती है, राइट। इंश्योर द डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, व्यक्ति की गरिमा को स्थापित करता है लोकतंत्र, व्यक्ति की गरिमा। कैसे? राइट्स, डेमोक्रेसी में क्या होते हैं, अभी ये वाला चैप्टर पढ़ना है, डेमोक्रेटिक राइट्स, समझे। तो राइट्स व्यक्ति की गरिमा को। और डेमोक्रेसी क्या करता है, करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, ये वाला पॉइंट है। लोकतंत्र अपनी गलतियों को सुधारता है। देखो, ये डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा फीचर है, सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है डेमोक्रेसी का, कि डेमोक्रेसी क्या करता है, करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स, अपनी गलतियों को सुधारता है, अपनी गलतियों को सुधारता है। अगर कोई व्यक्ति आपके पास आया और उसने आपसे कहा कि आप में ये गलती है, और आप उस पर भड़क उठे, तो आप डेमोक्रेटिक नहीं है। आपने उसकी बात को सुना, आपने कहा ठीक है, समझा, और आपको लगा कि बेकार की बात कर रहा है तो ठीक है। और अगर आपको लगा कि ठीक बात कर रहा है और आपने अपने आप में इंप्रूव किया, तो आप क्या हुए? क्योंकि डेमोक्रेसी, देखो, जितने भी सिस्टम आए, जितनी भी व्यवस्थाएं आई, सभी व्यवस्थाएं जो अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थे, वो सब एक ना एक दिन खत्म हुए। पर डेमोक्रेसी लगातार सस्टेन कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि डेमोक्रेसी क्या करता है, इंप्रूव करता है लगातार अपने आप में। स्पेस होता है ना डेमोक्रेसी में, जनता कुछ बोल सकती है। अगर गवर्नमेंट कोई कानून बनाती है तो किसकी राय मांगती है, वो किसका ओपिनियन मांगते हैं, लोगों का। और कानून में चेंज भी करते हैं। अच्छा सोचो कि कोई राजा, कोई किंग, कोई मोनार्क, क्या जनता की बात सुनेगा? तो वो डिसीजन अगर गलत भी होगा और जनता कुछ बोल भी रही होगी, तो वो उसको मारपीट के चुप करा देगा। गलती का वहां सुधारने का चांस ही नहीं है। और जब अपनी गलती नहीं सुधारोगे तो फिर क्या होगा, गलत ही गलत करते रहोगे, और एक दिन आके जनता आपके विद्रोह में खड़ी हो जाएगी। आप नहीं सुन रहे, यही तो होता है राजतंत्र, मोनार्की में क्या होता है, यही तो हुआ। आप देखो रूस में क्या हुआ, रूस में 1917 में जो रेवोल्यूशन हो रहा है, लेनिन, व्लादिमीर लेनिन जो रेवोल्यूशन करा रहे हैं, वो रेवोल्यूशन क्यों करा रहे हैं? क्योंकि ब्रिटेन के में, इंग्लैंड, रूस में लोगों के पास खाने के लिए कुछ है ही नहीं, सब जनता परेशान है। वो क्या हुआ फ्रांस में, देखा, वो वहां का राजा बांसुरी बजा रहा था और जनता किसके लिए परेशान थी? नीरो, कहावत नहीं सुनी, वो बांसुरी बजा रहा है और जनता जो है खाने के लिए, वहां का राजा को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि जनता परेशान है कि नहीं है, समझ। तो ये लोकतंत्र करता है। और अगर हमें डेमोक्रेटिक होना है तो हमें भी कौन सा गुण अपनाना पड़ेगा, अपनी गलतियों को सुधारो। और गलती बताएगा कौन? खुद से तो कभी गलती दिखती नहीं है खुद में। कोई दूसरा अगर बताने आ रहा है तो उसको सुनो कि वो क्या कह रहा है, और ऐसे ही दोस्त पास रखो जो क्या बताए, जो हमेशा बड़ाई कर रहा है उसको तुरंत दूर करो,
क्योंकि वो दोस्त नहीं, क्या है, सच्चा दुश्मन वही है। आस पड़ोस वाले जो दुश्मन होते हैं वो सच्चे दुश्मन नहीं है। एक दोस्त जो आपके साथ है और 10 घंटे में से लगातार 9 घंटे आपकी तारीफ करता है, वो बिल्कुल भी आपका दोस्त नहीं है। दोस्त का मतलब है जो हर मिनट पे कमी निकाले, ठीक है, वही। कमी भी ऐसे हो कि ढंग की हो, अब खर्चा कराने के लिए नहीं। कुछ दोस्त होते हैं वो खर्चा कराने के लिए बहुत तारीफ करते हैं। ऐसे मेरे दोस्त जब बहुत तारीफ करेंगे तो इसका सीधा सा मतलब है कि वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि आज खर्चा, हाँ, तो मैं वहां से चला जाता हूँ क्या मुझे बहुत जरूरी काम है, रहता ही नहीं है, खर्चे की जगह मत रहो, क्या क्यों खर्चा करो बेकार में। चलो बात समझ आई। लोकतंत्र क्या है, राइट। लोकतंत्र क्या है, शासन का एक रूप है। तो लोकतंत्र के फीचर क्या है, क्लियर। लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों है, ये वाली बात है। क्या लोकतंत्र एक अच्छी शासन प्रणाली है, उसमें कुछ कमियां भी हैं, क्या क्या कमियां हैं, लिख लो। कमियां, लोकतंत्र की कमियां, एक छोटा सा पॉइंट बनाओ। हाँ बिल्कुल 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 करता है, हाँ। कमियां लोकतंत्र की। हम्म चलो कमियां बताओ क्या क्या है लोकतंत्र में। इनस्टेबिलिटी है, अस्थिरता होती है, लिख लो। अस्थिरता, अस्थिरता का मतलब क्या है, सरकारें अदलती बदलती रहती हैं, ठीक है। आज एक है, कल फिर दूसरी सरकार आ जाएगी, फिर आ जाएगी। और क्या कमी है, हाँ, नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव, ये कैसे है, नैतिकता का अभाव कैसे है। करप्शन बहुत है डेमोक्रेसी में, ठीक है। और क्या है, कमियां तो देखो बहुत हैं लोकतंत्र में। अभी जो 10th क्लास के एनसीईआरटी है उसमें एक चैप्टर ही है, चैलेंजेस टू द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र के लिए क्या क्या चुनौतियां हैं तो वो बाद में समझ लेंगे, अभी इतना ठीक है। अस्थिरता मतलब समझ आ गया, इनस्टेबिलिटी, कि एक सरकार है फिर दूसरी सरकार है। देखो जैसे डेमोक्रेसी में अमेरिका में हर 2 साल में, भारत में हर 5 साल में गवर्नमेंट चेंज होनी है। अभी बीजेपी मान लो 10 साल से है बेचारे। देखो देश चलाने के लिए ऐसा तो हो नहीं सकता कि 2 दिन में कुछ हो जाए, क्योंकि आईएएस बनने के लिए ही 2 साल की पढ़ाई चाहिए, वो तो पूरा देश चल रहा है। अब देश चलाने के लिए 4 5 10 साल तो लगते हैं ना, समझने में, पूरी व्यवस्था को बदलने में। जब तक 10 साल में जनता उब जाती है। अब जनता मान लो बीजेपी से उब चुकी है, इन्हें हटा दे, अब दूसरी सरकार ले आए। अब जो नई सरकार आई है वो सब इनकी पॉलिसी हटा के फिर अपनी पॉलिसी शुरू करेंगे, और फिर 10 साल में जनता उब जाएगी। जिन राज्यों में एक ही सरकारें लंबे समय से चल रही हैं, उन स्टेट्स का डेवलपमेंट ज्यादा हुआ है। जैसे उड़ीसा, पटनायक की सरकार है, वो कई सालों से है, ज्यादा डेवलपमेंट कर दिखाया उन्होंने। मोदी जी की सरकार गुजरात में कई सालों से थी, क्योंकि स्टेबिलिटी है ना उनके पास, और वो अपनी पॉलिसीज को लगातार चला रहे हैं उसी बात को, तो वो इम्प्लीमेंटेशन दिखता है उस बात का। तो ये इनस्टेबिलिटी है, एक कमी है किसकी, डेमोक्रेसी की। और कौन सी कमी है, नैतिकता का अभाव, मतलब भ्रष्टाचार। कैसे कैसे लोग आ रहे हैं डेमोक्रेसी में, सिमने। तो यही था पहला चैप्टर, बस यही था पहला चैप्टर। उसके बाद एक और पॉइंट था, चौथा पॉइंट कौन सा, नहीं वो नहीं, एक चौथा पॉइंट था इसमें, इसी वाले में चौथा पॉइंट था ब्रॉडर मीनिंग। वो हमने पहले ही लिख लिया कि ब्रॉडर मीनिंग क्या है डेमोक्रेसी का जी। तो यही है, पहला चैप्टर केवल इतना सा था, व्हाट इज द डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। कितने पॉइंट्स थे उसमें, व्हाट इज द डेमोक्रेसी, ठीक है, हाँ, फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, व्हाई डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, ये बातें हमने लिख ली। अगर इतना भी याद कर लिए ना ये पॉइंट्स, और डेमोक्रेसी पे लिखने के लिए आया, तो इसको क्लासिफाइड करके लिख दोगे तो भी काम हो जाएगा। समझे कितना, कि व्हाट इज द डेमोक्रेसी, फीचर्स ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है, एंड व्हाई डू वी नीड डेमोक्रेसी एंड ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी। लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की विशेषताएं क्या है, लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, और लोकतंत्र का व्यापक अर्थ क्यों है। अगर ये कहीं लोकतंत्र पे आ रहा है और इसको इंट्रोडक्शन में भी लिख दिया तो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हो कि डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट अकॉर्डिंग टू द जेएस मिल, जॉन स्टुअर्ट मिल, डेमोक्रेसी इज नॉट ओनली अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बट इट इज अ वे ऑफ लाइफ। तो ये इंट्रोडक्शन जो है बहुत हैवी इंट्रोडक्शन है, और ये आपका इंट्रोडक्शन नहीं है, ये कहाँ का इंट्रोडक्शन है, एनसीईआरटी का। अगर आप लिख रहे हैं डेमोक्रेसी पे कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र शासन का एक रूप है, लेकिन जेएस मिल ने कहा है कि लोकतंत्र केवल शासन का एक रूप नहीं, अब तो जीवन जीने की एक पद्धति, एक जीवन शैली है। तो एक अच्छा इंट्रोडक्शन माना जाएगा आपका। और ये हमने कहाँ से चुराया है, एनसीईआरटी से। क्योंकि हम इतने समझदार तो है नहीं कि मन से इंट्रोडक्शन, लोग कहते हैं मन से इंट्रोडक्शन लिखेंगे। इतना बड़ा संविधान ज्ञानी कैसे हो जाओगे कि मन से इंट्रोडक्शन लिखोगे। कोई मन से इंट्रोडक्शन नहीं होता, मन से निष्कर्ष नहीं होता, सब रटी हुई चीजें होती हैं। ये रट जाओ, इसी को जाके इंट्रोडक्शन लिखो। जैसे इस बार यूपीएससी में एक पेपर, एक क्वेश्चन ही, पहला क्वेश्चन है सेकंड पेपर में, है ना, कि लोक के स्वतंत्र न्यायपालिका लोकतंत्र की पूर्व शर्त है।
ये क्वेश्चन है स्वतंत्र न्यायपालिका, तो लोकतंत्र सवाल है कि नहीं? तो क्या वहां ये यूज नहीं करेंगे जब लोकतंत्र आया है? तो बिल्कुल यही चीजें तो लिखनी पड़ेंगी आपको। देखो डेमोक्रेसी सवाल आ रहा है और पूरे लक्ष्मीकांत में कह रहा हूं डेमोक्रेसी कहीं है ही नहीं, तो ये हमें एनसीईआरटी चुराना पड़ेगा डेमोक्रेसी को, और इंडिपेंडेंट जुडिशरी से लिंक करके उस सवाल को लिखना पड़ेगा। सवाल वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी पे है बोलो या डेमोक्रेसी पे है? दोनों पे है। इंडिपेंडेंट जुडिशरी से भी शुरू कर सकते हैं और डेमोक्रेसी से, लेकिन इंडिपेंडेंट जुडिशरी इज अ फीचर ऑफ द डेमोक्रेसी, तो सवाल डेमोक्रेसी से शुरू करो और यहां से शुरू करो उस सवाल को, तब कोई बात हुई, तभी तो बात बनेगी। बाकी लोग तो वही घिसा पिटा सवाल शुरू करेंगे लक्ष्मीकांत वाला। एनसीईआरटी जैसे आदमी ने पढ़ा हुआ, जो टॉपर्स होते हैं वो क्या बोलते हैं बेचारे बार बार, एनसीईआरटी पढ़ो पढ़ो नहीं, या एनसीईआरटी याद करो, बस वही मेन एक है। रवि सिहाग हिंदी माध्यम 18 रैंक है जिस आदमी की, 3 बार तो ऑलरेडी सिलेक्ट था वो लड़का, वो कह रहा है कि एनसीईआरटी मुझे लाइन टू लाइन याद थी। कैसे? कोई पूछे, मैं कह रहा है ये लाइन यहाँ लिखी, इस पेज पे ये लाइन लिखी है एनसीईआरटी सब सब्जेक्ट की, और वो लाइनें जाके उसने कहाँ उतार दी। और हिंदी मीडियम से कितनी रैंक लाया? लोग कहते हैं हिंदी मीडियम से सिलेक्शन नहीं होता, वो 18 रैंक लेके आया, ऑल इंडिया 18, टॉपर है वो, समझे? 18 का मतलब है प्रॉपर आईएएस, उससे ज्यादा और क्या ही होगा। 2-4 नंबर होता तो टॉप कर जाता, दूसरे तीसरे नंबर पे हो जाता। ज्यादा अंतर नहीं होता है 1 से 18 तक, 4-5 नंबर का अंतर होता है बस, पॉइंट में चलते हैं वो लोग, ठीक है। तो वो ऐसा कुछ नहीं है कि ऑल इंडिया टॉप किया वो बहुत होशियार होगा, जो 18 आया वो कम होगा, कुछ नहीं, 2-4 नंबर इधर उधर होते हैं बस, ठीक है। तो वो कह रहा है कि हमने तो एनसीईआरटी पढ़ी, एनसीईआरटी याद करी, देखो ये है एनसीईआरटी, समझे बात? तो ये पहला चैप्टर था हमारा। डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स में सबसे पहले क्या, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों चाहिए। दूसरी बात है क्या, कॉन्स्टिट्यूशनल डिजाइन, संविधान का निर्माण। अभी है कि डेमोक्रेसी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए, बोलो ये वाली लिंक बताओ कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड कॉन्स्टिट्यूशन, लोकतंत्र और संविधान के बीच क्या संबंध है? ठीक है, मतलब देखो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, लोकतंत्र क्या है, शासन का एक रूप है। अब सवाल यह है कि ये जो शासन है, लोकतंत्र शासन का जो एक रूप है, ये शासन चलेगा कैसे, इसको चलाने के लिए बातें कहां लिखी जाएंगी, तो वो कहां लिखोगे, संविधान में। लोकतंत्र चलाने के लिए कहां लिखनी पड़ेंगी चीजें, हमें संविधान में लिखनी पड़ेंगी, इसलिए हमें एक संविधान चाहिए होता है। तो संविधान क्या है, संविधान है एक डॉक्यूमेंट जिससे कि कोई भी देश की शासन प्रणाली चलती है। अच्छा बोलना, डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट और नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली और अलोकतांत्रिक शासन प्रणाली, क्या दोनों में ही संविधान चाहिए? हाँ, चाहे डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, समझो इस बात को, चाहे नॉन डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो, चाहे लोकतांत्रिक देश हो या अलोकतांत्रिक देश हो, संविधान तो सबको चाहिए। संविधान का मतलब ये नहीं है कि केवल देश का ही संविधान होता है, संविधान आपका हमारा हो सकता है, संविधान इस कोचिंग का हो सकता है, संविधान घर का हो सकता है। संविधान का मतलब है एक ऐसा दस्तावेज, ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें कुछ रूल्स एंड लॉज, कुछ नियम और कानून लिखे होते हैं। जैसे आपके घर में कभी कभी चार्ट लगा दिया जाता है कि मंडे टू सैटरडे जो है खाने का क्या प्लानिंग है, तो वो क्या हो गया, वो संविधान ही तो हो गया। कहीं कहीं मैस में भी नहीं लिख देते हैं कि ये हफ्ते भर खाने में ये मिलेगा, दाल इतनी रोटी, तो वो क्या हो गया। आपके पापा आपके महीने को इतना खर्चा देते हैं, वो क्या हो गया, आपके घर का संविधान। ये कोचिंग में शेड्यूल जो आता है वो क्या हो गया, वो नियम कानून है ना कि क्लास इतने बजे से ये चलेगी, वो इस क्लास का संविधान हो गया। ऐसे ही पूरे देश को चलाने के लिए भी कुछ नियम कानून होते हैं, तो वो क्या होता है। तो ये मत सोचना कि संविधान केवल देश का होगा, कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी हो सकता है, किसी का भी, व्यक्ति का हो सकता है, सोसाइटी का हो सकता है, परिवार का हो सकता है और देश का हो सकता है। लेकिन हम क्या पढ़ रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो हमें देश के संविधान के बारे में पढ़ना है, समझे। हमें किसी व्यक्ति का संविधान नहीं पढ़ना, ना किसी कोचिंग का संविधान पढ़ना है, हमें किसका संविधान पढ़ना है। तो संविधान क्या है, संविधान एक डॉक्यूमेंट है जिसमें कुछ नियम लिखे हैं, और वो नियम क्यों लिखे हैं, ताकि वो देश चल सके। तो चाहे डेमोक्रेटिक कंट्री हो और चाहे नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हो, लोकतंत्र हो या लोकतंत्र ना हो, वहां संविधान होगा, क्योंकि वो देश चलाना है। अब सवाल यह है कि ये कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि कोई देश लोकतंत्र है और नहीं है संविधान के बेसिस पर। तो हम कहेंगे कि जिस देश में संविधान की सर्वोच्चता होगी वो देश लोकतंत्र होगा। जैसे समझना, भारत लोकतंत्र है, वो भारत में संविधान है। चीन लोकतंत्र है, अलोकतंत्र है, चीन में भी संविधान है। क्लियर। तो भारत के संविधान और चीन के संविधान में क्या अंतर है,
क्या भारत की सरकार भारत के संविधान को पूरे तरीके से बदल सकती है? क्या चीन की सरकार चीन के संविधान को पूरे तरीके से बदल सकती है? नहीं, वो बदल सकते हैं। जैसे उत्तर कोरिया किम जोंग उन, क्या किम जोंग उन लोकतंत्र है या अलोकतांत्रिक है? वो तो वहां पे संविधान होगा, तो क्या वो संविधान को बदल सकता है? पूरे तरीके से बिल्कुल बदल सकता है। यही मतलब होता है कि भारत का संविधान भारत में सुप्रीम है, लेकिन उन देशों का संविधान उन देशों में, इसीलिए कहा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंश्योर डेमोक्रेसी बट द सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंश्योर्स द डेमोक्रेसी। संविधान किसी देश में लोकतंत्र को स्थापित नहीं करता। अगर उस देश में संविधान की सर्वोच्चता है तो वो उससे क्या स्थापित होगा? लोकतंत्र स्थापित होगा। समझे बात? इतनी बात समझ आई? और जो सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान बाद बोलते हैं। जिस देश में कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का मतलब क्या है? लिमिटेड गवर्नमेंट। क्या भारत की सरकार लिमिटेड है? क्योंकि भारत की सरकार को पावर कहां से मिलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से मिलते हैं। समझ? दूसरे वाले पॉइंट में लिख लो थोड़ा सा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है लिख लो, संविधान क्या है? व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? देखो एक बात समझे, एनसीईआरटी पढ़ते हुए आर्टिकल्स कुछ नहीं है, पूरी कहानी है सब। यही कहानी ही दिमाग को खोलती है। बाकी लक्ष्मीकांत में तो इतने आर्टिकल्स हैं कि आर्टिकल में फंस जाता है आदमी, कंसेप्ट पे जा ही नहीं पाता है। वो आर्टिकल्स लिख ही नहीं रहा है, वो क्या समझा रहा है कि उस विषय को समझो कि विषय क्या। और ये किस क्लास में पढ़ा रहे हैं इतनी बातें? 9th क्लास में। सोचो 9th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं। अगर सच में पढ़ जाए 9th वाला और सच में पढ़ा दिया जाए तो यहाँ आते आते उसको ये सब पता होगा और वो आराम से यूपीएससी निकालेगा। समझे? चलो, संविधान क्या है? क्या है संविधान? सुन लो, इनकी बात सुन लो। हाँ, परफेक्ट डेमोक्रेसी नहीं होगी। परफेक्ट डेमोक्रेसी किसी देश में नहीं होगी, बिकॉज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेसी में हमेशा अपने मिस्टेक्स को सॉल्व करने, उसको दूर करने की एक चांस है। तो परफेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं कि हम, कोई डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि अगर परफेक्ट हो जाएगी तो उसमें फिर चांस नहीं रहेगा आगे बढ़ने का। जो परफेक्ट हो जाता है वो आगे जाएगा नहीं। तो एक आइडियल है, एक आदर्श है डेमोक्रेसी। दुनिया की कोई भी डेमोक्रेसी परफेक्ट नहीं है। कुछ पैरामीटर्स हैं जिनके बेसिस पर हम ये देख सकते हैं कि वो डेमोक्रेसी कहां तक काम कर रही है। पैरामीटर्स क्या है हमने देख लिए। राइट? परफेक्ट डेमोक्रेसी कुछ भी परफेक्ट नहीं है। परफेक्ट मान लोगे तो बात वहीं खत्म हो जाएगी, फिर डेमोक्रेसी पे चर्चा ही खत्म, डिस्कशन ही खत्म, क्योंकि वो परफेक्ट डेमोक्रेसी हो गई। नहीं, वो राइटर अपने हिसाब से बोलेगा कि मेरा आइडिया परफेक्ट है, लेकिन हम मानेंगे नहीं उस बात को। जैसे हर राइटर क्या बोलता है, गांधी बोलते हैं कि मेरा आइडिया जो है परफेक्ट है, मार्क्स बोलता है मेरा आइडिया परफेक्ट है, लेकिन ऐसा है नहीं ना, परफेक्ट नहीं हो सकता। वो राइटर लिखेगा अपने अपने लिए लिखेगा। लेकिन हम, जैसे हम मान लें, हम कहें कि अमेरिकन डेमोक्रेसी इज परफेक्ट डेमोक्रेसी, मान लो, क्योंकि दुनिया में सबसे अच्छा तो वही है, लेकिन क्या है? जैसे एक जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक लड़का था मेरे यहाँ, रिसर्च स्कॉलर था, तो उसने कहा इंडियन डेमोक्रेसी, मतलब मैं इंडियन डेमोक्रेसी के बारे में बता रहा था। अच्छा, तो उसने कंपैरेटिव स्टडी करी कि इंडियन डेमोक्रेसी एंड अमेरिकन डेमोक्रेसी। उसने कहा कि इंडियन डेमोक्रेसी कहाँ टिकती है अमेरिकन डेमोक्रेसी के आगे। तो मैंने उसको थोड़ी देर सुनने के बाद मैंने उससे कहा एक बात बताओ, अगर मैं मान लूं कि अमेरिकन डेमोक्रेसी परफेक्ट डेमोक्रेसी, मैंने कहा सिंस 1776, 1776 जब अमेरिका आजाद हुआ तब से आज तक वहां की प्रेसिडेंट कोई फीमेल नहीं बनी, तो हम कैसे कहेंगे कि फीमेल राइट्स आर सिक्योर इन अमेरिका, अमेरिकन डेमोक्रेसी? अगर अमेरिकन डेमोक्रेसी एक महिला को राष्ट्रपति के पद तक नहीं पहुंचा पाती है, तो ये कैसे मान लोगे कि वो लोकतंत्र अच्छा लोकतंत्र है? क्योंकि एक आधे जनसंख्या पॉपुलेशन को तो आपने दूर रखा महत्वपूर्ण। राइट? तो परफेक्शन नहीं हो सकता, और परफेक्शन होगा तो फिर डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी। अगर कोई ये कहे कि मैं परफेक्ट हूं, तो वहां सुधार की गुंजाइश और आगे बढ़ने की गुंजाइश। लोग कहते हैं सर परफेक्ट आंसर, वो परफेक्ट तभी होगा जब सिलेक्ट हो जाओगे, नहीं तो वो चलते ही रहेगी प्रोसेस। एक मेरे पास आया, लड़की थी, मैं पहले कहीं और पढ़ा था, उसने कहा सर परफेक्ट आंसर कैसे लिखते हैं? मैंने, वो तो मुझे भी नहीं पता। परफेक्ट आंसर कुछ नहीं, जिस दिन सिलेक्ट हो जाओगे आपका आंसर क्या माना जाएगा? नहीं हो जाओगे तो बस प्रोसेस है, चलती रह रही है। यही मतलब है। जिस दिन सभी लोगों को राइट्स मिल जाएंगे, डेमोक्रेसी कैसी हो जाएगी? और क्या सभी लोगों को राइट्स मिल सकते हैं? कम्युनिज्म का मतलब है, कार्ल मार्क्स ने कहा है कि गरीबी नहीं होगी, क्लासेस नहीं होंगे, स्टेट नहीं होगा,
क्लासलेस स्टेटलेस सोसाइटी होगी, हवा हवाई बातें कर रहा है, यूटोपियन काल्पनिक बातें कर रहा है वो, कैसी, और कह रहा है कि वो पागल हो जाता है वहां के कार्ल मार्क्स, ठीक है, कह रहा है कि यही होगा जो गांधी क्या कह रहे हैं, गांधी भी तो यूटोपियन है, गांधी कह रहे हैं कि सब लोग मोरल हो जाएंगे, राइट, और मोरल होके स्टेट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, पुलिस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, लोग चोरी ही नहीं करेंगे, लोग लॉ से नहीं चलेंगे, लोग अपने आत्मा से चलेंगे, ऐसा हो सकता है। ये सब फिलोसफर लास्ट में जाके क्या हो जाते हैं, सब इतनी बड़ी दुनिया दिखा देते हैं जो कि सच में चल नहीं सकती है, वो उनकी प्रॉब्लम है, लेकिन प्रैक्टिकली कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होगी, वहां हमेशा चीजें चलती रहेंगी। क्लियर बात? चलो लिख लो, संविधान क्या है? नियमों और कानूनों का दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज। हाँ लिख लो, नियमों और कानूनों का दस्तावेज है। कैसा दस्तावेज है? स्टैटिक और लिविंग। लिख लो, जीवंत दस्तावेज है। सेकंड पॉइंट, संविधान क्या है में जीवंत दस्तावेज है, जीवंत दस्तावेज है। क्या मतलब है लिविंग डॉक्यूमेंट का? हाँ फिर वही बात, ये सवाल भी इस साल आया है लिविंग डॉक्यूमेंट पे, यूपीएससी में मेंस में, हाँ 21 के साथ लिंक करके पूछा है। नियमों और कानूनों का दस्तावेज है, एक जीवंत दस्तावेज है जिसका आशय है, जीवंत दस्तावेज है जिसका आशय है समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान बदलता रहता है, समय और परिस्थिति के अनुसार संविधान बदलता रहता है। अच्छा ये बताओ कि एनसीईआरटी जो पढ़ी, दिमाग कुछ घूमा? इससे पहले ऐसी एनसीईआरटी पढ़ी? ये दावा है मेरा, वैसे बहुत कम करता हूं दावा, कि एनसीईआरटी ऐसी नहीं पढ़ा सकता कोई, जाके पूरे यूट्यूब छान लेना, पूरा यूट्यूब छान लेना, अगर पॉलिटी की एनसीईआरटी कोई ऐसे पढ़ा दे तो है नहीं, वो नहीं ऐसा, ये परफेक्शन है, फिर बेकार होगा, फिर गुंजाइश नहीं बचेगी सुधार की, नहीं नहीं, हाँ ठीक है, अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद, ठीक है। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ, देखो ये एनसीईआरटी कैसे पढ़ाते हैं समझना, ये पूरी एनसीईआरटी स्कैन रहती है, यूट्यूब पर रहती है, और वो उसको बस ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ता चला जाएगा। अब बेचारा गलती उसकी नहीं है, उसने कभी बैठ के पढ़ा ही नहीं एनसीईआरटी को, समझे? अब वो अब हर जगह एनसीईआरटी पढ़ना बहुत अलग तरीके की चीज है। तो एनसीईआरटी के संदर्भ में दावा है कि ऐसी नहीं मिलेगी, बाकी और चीजों में नहीं, बाकी और भी अच्छे अच्छे टीचर हो सकते हैं। हम्म हम्म कम्युनिज्म पे देखो, इनका जो है अभी टैप रिकॉर्डर कम्युनिज्म पे क्यों अटक गया, कहाँ पढ़ के आए हो? हम्म देखो, वो ये बोल सकते हैं, कौन? चाइना वाले ये बोल सकते हैं, और कार्ल मार्क्स ये बोल सकते हैं, या मार्क्सिस्ट ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो सही आएगी वो कम्युनिज्म में आएगी। गांधीयन अप्रोच के लोग ये बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी जो है वो गांधीयन स्टेट में होगी, राइट। लेकिन सवाल ये है कि क्या कम्युनिज्म मार्क्स वाला और चाइना वाला क्या एक्सेप्टेबल है, क्या वहां डेमोक्रेसी है? समझे? अगर वो आइडिया उनका यूनिवर्सल होता तो उस आइडिया को हम क्यों नहीं पढ़ रहे होते, इस आइडिया को क्यों पढ़ रहे होते? चीन की जो डेमोक्रेसी है, वहां डेमोक्रेसी वो कहते हैं कि कम्युनिज्म आएगा जब डेमोक्रेसी होगी। सवाल यह है कि वो कब आएगा? गांधी की डेमोक्रेसी कब आएगी? जब गांधी का विचार पूरी दुनिया में लागू हो जाएगा। कब हो जाएगा? क्या हम उसके लिए इंतजार करेंगे? अभी जो है उसको पढ़ेंगे, वो ये प्रैक्टिकल है कॉन्सेप्ट। गांधीयन कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, मार्क्सिस्ट कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी प्रैक्टिकल नहीं है, वो यूटोपियन कंसेप्ट है। ऐसे प्लेटो को मानने वाले कहेंगे प्लेटो का जब फिलोसफर किंग होगा तभी डेमोक्रेसी होगी। अब सवाल है वो कब होगा? होगा की बात हो रही है, ये है की बात हो रही है। तो हमें किसकी बात करनी है उस पे पढ़ना है। होगा तो वो ऐसे तो मैं भी कल के दिन कोई थ्योरी लिख दूंगा, कहूंगा कि ये होगा तभी सही अर्थों में मानव का विकास होगा। तो होगा का मतलब क्या है, हो क्या रहा है उस पर बात करो। ये प्रैक्टिकली चल रही हैं चीजें और ये एक्सेप्टेबल भी है। तो वो बिल्कुल उसी के हिसाब से चलेंगे, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसको शामिल किया है सिलेबस में, ना कि चाइना की डेमोक्रेसी को, क्योंकि वो डेमोक्रेसी एक्सेप्टेबल
नहीं, ठीक है। संविधान क्या है? नियमों कानूनों का दस्तावेज, रूल ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ रूल्स एंड लॉज। लिविंग डॉक्यूमेंट है, उसका मतलब है चेंज हो जाता है अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांस, ठीक है। क्लियर बात है? संविधान क्या है? अब बोलो संविधान की आवश्यकता क्यों है? लिख लो, व्हाई डू वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान की आवश्यकता क्यों? टू रन द कंट्री पीसफुली, किसी देश को शांतिपूर्ण रूप से चलाने के लिए, किसी देश को शांतिपूर्ण चलाने के लिए, किसी देश को शांतिपूर्ण रूप से चलाने के लिए, टू रन द कंट्री पीसफुली। इसी में लिखो, अ कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ, रूप से चलाने के लिए। अ कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इंश्योर डेमोक्रेसी, इसी में लिखो आगे, संविधान लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता है, संविधान लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता है, बट सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, but the supremacy of the constitution ensures, but the supremacy of the constitution ensures democracy, संविधान लोकतंत्र की स्थापना नहीं करता है, बल्कि संविधानवाद, बल्कि संविधानवाद या बल्कि संविधानवाद या संविधान की सर्वोच्चता लोकतंत्र की स्थापना करती है। संविधानवाद लोकतंत्र की स्थापना या संविधान की सर्वोच्चता लोकतंत्र की स्थापना करते। अब बोलो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? लिख लो, संविधान के कार्य क्या होते हैं? संविधान के कार्य, देखो इसको एक दिन में भी पढ़ाया जा सकता है पूरी एनसीईआरटी को, समझे? तो इसको एक दिन में अभी खत्म कर दूंगा आज ही सब कुछ, ठीक है। इसको कहते हैं हवा में उड़ाना, लेकिन इसको तब हवा में उड़ाया जाता है जब पहले पढ़ लिया हो हमने, ये जस्ट रिवीजन है, ठीक है। अब बोलो, संविधान के कार्य क्या है? लोगों के बीच भरोसा बनाना, लिख लो, हाँ, लोगों के बीच भरोसा उत्पन्न करना, जेनरेट ट्रस्ट एंड कोऑपरेशन, सीमित सरकार बनाना, लिमिटेड गवर्नमेंट, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिख लो, शक्ति का केंद्र निर्धारित करना, शक्ति का केंद्र निर्धारित करना, टू डिटरमाइन द सेंटर ऑफ पावर, हाँ, निर्धारित करना, शक्ति किसके पास होगी ये कौन बताता है? चलो, ये तो बेसिक सी बातें हुई। अब समझो, व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन? क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशन लिविंग डॉक्यूमेंट, संविधान क्या है? दस्तावेज है, एक जीवन दस्तावेज है। और डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद के बीच क्या अंतर है बताओ? संविधान और संविधानवाद के बीच क्या अंतर है? कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, संविधान और संविधानवाद के बीच क्या अंतर है? दस्तावेज है, सर्वोच्चता है, बिल्कुल सही बात, समझे? संविधान मतलब एक डॉक्यूमेंट है, और संविधानवाद का मतलब है जहां संविधान की सर्वोच्चता होगी वहां क्या होगा, और जहां संविधानवाद होगा वहां क्या होगा? लोकतंत्र होगा। सीधा सा है ये, केवल संविधान के होने से लोकतंत्र नहीं होता। क्लियर? संविधान करता क्या है? ये काम करता है। फिर हमने पढ़ा था भारतीय संविधान का निर्माण, पढ़ा था, छोटा सा पॉइंट बना, भारतीय संविधान का निर्माण, भारतीय संविधान का निर्माण। मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये पॉइंट था हमारा, इसको डिटेल में बताना है। अच्छा, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन,
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, देखो संविधान की सबसे पहले बात, एक होता है संविधान और एक होता है संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूशन एंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कौन संविधान सभा क्या करती है? संविधान बनाती है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली क्या करती है? संविधान बनाती है। तो भारतीयों के लिए एक कॉन्स्टिट्यूशन, आ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द इंडियंस, सबसे पहले बात आई 1928 में, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, जो कि मोतीलाल नेहरू, फादर ऑफ द पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट रखी। उसमें कहा कि भारतीयों के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, सबसे पहले 1928, क्लियर। उसके बाद 1931 कराची सेशन, कराची अधिवेशन हुआ 1931 में, लाहौर, कराची जो है पाकिस्तान वाला, वहां पर हुआ। वहां भी कहा गया भारतीयों के लिए क्या होना चाहिए? एक संविधान होना चाहिए, सभा नहीं, संविधान होना चाहिए। 1928 नेहरू रिपोर्ट, 1931 कराची सेशन, 1928 नेहरू रिपोर्ट और 1931 कराची अधिवेशन, दोनों में कहा गया भारतीयों के लिए एक संविधान होना चाहिए। इन 1934 M.N. रॉय डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। सबसे पहले 1934 में M.N. रॉय ने, मानवेंद्र नाथ रॉय ने एक संविधान सभा की मांग करी। कब? 1934 में। बाद में इन 1935 कांग्रेस आल्सो डिमांडेड, इंडियन नेशनल कांग्रेस आल्सो डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। इन 1938 इंडियन नेशनल कांग्रेस ऑफिशियली डिमांडेड फॉर अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। 1934 में M.N. रॉय, 1935 में फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वैधानिक रूप से, आधिकारिक रूप से क्या कहा कि एक संविधान सभा होनी चाहिए। और वो संविधान सभा में कौन होगा? भारतीय लोग होंगे। और ये संविधान सभा क्या करेगी? संविधान का निर्माण करेगी। किसके लिए? भारतीयों के लिए। कहा कि हमारा जो देश चलता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कहा, हम किसके नियमों से चलते हैं? ब्रिटेन के नियमों से चलते हैं। कहा कि भारत का क्यों ना संविधान होना चाहिए और जिससे कि भारत चले। तो 1928, 1931, 1934, 1935, 1938, 1938 तक इंडियन क्या कर रहे हैं? डिमांड कर रहे हैं फॉर अ कॉन्स्टिट्यूशन और अ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। बट ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पे कोई फोकस नहीं किया। इन 1939 क्या हुआ? सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अंग्रेजों ने कहा कि क्या करो इंडियन से, कि हमें सपोर्ट करो इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर। बट इंडिया ने कहा कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा हम अपोज करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का। अंग्रेजों ने कहा क्या मांगे? उन्होंने कहा हमें एक संविधान सभा दो, एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दो, जिससे हम क्या बनाए। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीजें भेजी, ठीक है, सिमला पैक्ट हो रहा है और क्रिप्स मिशन आ रहा है। एंड बाद में जाके 1946 में एक कैबिनेट मिशन आया, 23 मार्च 1946 को। सर पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और सर पैथिक लॉरेंस, A.B. अलेक्जेंडर और तीसरे कौन थे? स्टफर्ड क्रिप्स। सर पैथिक लॉरेंस वाज द चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट मिशन। इन्होंने कहा कि ठीक है, अब ये एक कैबिनेट मिशन आया जिसमें 3 लोग थे 1946 में। और कैबिनेट मिशन का बेसिक फंक्शन क्या था? कि भारत में एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाना है। ये आए, इन्होंने भारत में बातें करी, सब पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग और भी जो पॉलिटिकल पार्टी है सबसे बात करी। और सभी पॉलिटिकल पार्टी इस बात पे एग्री हो गई हैं कि भारत में क्या होना चाहिए? एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होनी चाहिए। तो द इलेक्शंस फॉर द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हेल्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर भारत में संविधान सभा के लिए क्या हो रहे हैं? चुनाव हो रहे हैं। चुनाव हुए। चुनाव होने के बाद कितने चुनाव हुए? पूरे 389 मेंबर्स के इलेक्शंस हुए। ये मेंबर किसके हैं? हमारी संविधान सभा कितने मेंबर्स को मिलकर बनी? 3 ये। और ये 389 में से मैंने बताया था कि 3 जगह से मेंबर चुन के आए थे। ब्रिटिश प्रोविंस, हाँ ब्रिटिश प्रोविंस, प्रिंसली स्टेट और चीफ। यहां से कितने आए थे? 292, यहां से 93, यहां से 4। ये हो गए 389 मेंबर। और ये 389 मेंबर्स ने मिलकर क्या बनाया? बाद में पाकिस्तान अलग हो गया तो कुछ पाकिस्तान चले गए, तो 299 मेंबर्स रह गए थे जिन्होंने मिलकर क्या बनाया? भारत का संविधान। और सबसे ज्यादा किस पार्टी के मेंबर थे संविधान सभा में? कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स थे। इन्होंने भारत के लिए एक संविधान बनाने का काम शुरू हो रहा है। इलेक्शंस हो गए हैं। अब पहली सिटिंग हो रही है ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। संविधान सभा की पहली बैठक हुई, कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। और उस दिन पहली बार संविधान सभा बैठ रही है और उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना संविधान सभा ने। किसको? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को, ठीक है।
दूसरी बैठक हुई कब? 11 दिसंबर 1946 को। उस दिन क्या हुआ कि स्थायी परमानेंट प्रेसिडेंट और चेयरमैन चुना गया, किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, 2 बैठक होगी। तीसरी बैठक कब हुई? 13 दिसंबर 1900, ये तो हो रही 13 दिसंबर को। इस दिन क्या हुआ? हाँ, पंडित जवाहरलाल नेहरू इंट्रोड्यूस्ड ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में क्या रखे? उद्देश्य प्रस्ताव रखे। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, बस बता रहा हूं, केवल उद्देश्य प्रस्ताव रखे। और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने उद्देश्य प्रस्तावों को समझा, पढ़ा, देखा और इनको पास कब किया? पास कब किया? 13 दिसंबर 1946 को इन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव रखे। ये उद्देश्य प्रस्ताव कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा पास कब करे गए? दबी आवाज में क्यों बोल रही? तेज बोलो। 49 को। उस दिन तो संविधान स्वीकार हो गया। नहीं किसी को याद है? देख लिया बगल में है? क्या लगता है मैं नहीं देख पाऊंगा? ठीक है, देखो, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में रखे और बाद में उस संविधान सभा ने 13 दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक, दिसंबर से लेके 21 जनवरी तक लगभग एक महीने से भी अधिक समय तक क्या किया? पढ़ा, उनको समझा और जाके 22 जनवरी 1947 को उनको पास कर दिया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या थे? उद्देश्य प्रस्ताव का मतलब था कि हमारा संविधान बनना कैसे है, उसका पूरा स्ट्रक्चर था ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस। उद्देश्य प्रस्ताव पास हो गया और फिर संविधान बनने लगा। ठीक है, और इसके बाद कुछ कमेटीज थी, उन कमेटीज पे काम हो रहा था। जैसे सबसे जरूरी कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी क्या करती थी? ड्राफ्ट बना के लाते थे और संविधान बनता था। और ऐसे करके संविधान बना और संविधान हमने अडॉप्ट कब किया? 26 नवंबर 1949 को। और संविधान लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1900। ये बातें मैंने वहां लिखवाई थी, यही बातें थी। क्लियर? अब है कि हमने अपना संविधान बना लिया और कब एक्सेप्ट कर लिया संविधान को? 26 जनवरी 1950 को। तो अब सवाल यह है कि 26 जनवरी 1950 को संविधान हमने एक्सेप्ट किया, उस संविधान को हम समझेंगे कैसे? क्या बोलो? हाँ, ये जो संविधान हमने बना लिया, इस संविधान को समझोगे कैसे? हाँ, तो उसमें लिखा है एनसीईआरटी में 2 चीजों से समझा जा सकता है। एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो डिबेट हुई उसको पढ़ो, या फिर प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ो। तो हम किसे पढ़ रहे हैं? प्रीएम्बल ऑफ द, हमने पढ़ा था कि प्रीएम्बल ऑफ द, उसमें दी हुई है उन्होंने प्रीएम्बल, तो हमने कहा प्रीएम्बल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करो कि प्रीएम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स अस अबाउट द सोर्स, नेचर एंड ऑब्जेक्टिव, मोरल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना हमें क्या बताती है? प्रस्तावना हमें संविधान का स्रोत और संविधान की प्रकृति और संविधान के उद्देश्यों के बारे में। तो प्रस्तावना बताती है कि हमारा संविधान किसने बनाया? बी द पीपल, भारत के लोगों ने। हम भारत के लोगों ने जो संविधान बनाया वो अपनी प्रकृति में कैसा है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक, गणराज्य, सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक। हम लोगों ने ऐसा संविधान बनाया। इस संविधान का उद्देश्य क्या है? जस्टिस को इंश्योर करना है, लिबर्टी को इंश्योर करना है, इक्वालिटी को इंश्योर करना है, फ्रेटर्निटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। क्या करना है इस संविधान को? स्वतंत्रता लानी है, न्याय लाना है, स्वतंत्रता लानी है, समानता लाना है, व्यक्ति गरिमा, बंधुता और राष्ट्र की एकता और अखंडता। तो ये है हमारा संविधान। प्रेमबल ये बताती है हमें। ठीक है, इतनी बातें कर ली थी और इसी के साथ ये चैप्टर भी खत्म हो गया। ये सब लिखो मत, इतना परेशान नहीं होना है। ठीक है, ये मैंने लिखा दिया है तो किसी का नोट्स ले लेना। अब आओ इधर, क्या है? इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अभी बोलो फिर से। देखो, डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? क्या संविधान केवल डेमोक्रेसी के लिए चाहिए? संविधान हर देश के लिए चाहिए, लेकिन डेमोक्रेसी के लिए कैसा संविधान चाहिए? संविधान की सर्वोच्चता जहां हो उस टाइप का संविधान चाहिए। तो डेमोक्रेसी के लिए हमने संविधान बना लिया। अब सवाल यह है कि डेमोक्रेसी के लिए क्या इलेक्शन भी जरूरी है? कैसे, क्यों जरूरी है? पहले ये बताओ, लोकतंत्र के लिए चुनाव क्यों जरूरी है? एक करके बोलो। हाँ बोलो। ठीक है, ठीक है, क्या लग रहा है सही बोल रही है ये? तो एकदम बोल रही है तो बोला भी करो कभी, एकदम से सही बोल रही है। इनका कहना है कि लोकतंत्र जो है एक शासन प्रणाली है और लोकतंत्र 2 तरीके से चलाया जा सकता है, एक तो प्रत्यक्ष तरीके से और एक अप्रत्यक्ष तरीके से।
प्रत्यक्ष तरीके का मतलब क्या है, डायरेक्ट का मतलब क्या है, लोग खुद पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू जो है शासन चला रहे हैं, फॉर्म चला रहे हैं। अब है कि रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत क्यों पड़ी हमें? ज्योग्राफिकली और पॉपुलेशन के साइज में हम लोग बहुत ज्यादा बड़े हैं, तो डायरेक्ट तो लोग क्या 140 करोड़ लोग बैठ के खुद डिसीजन ले सकते, नहीं ले सकते। तो इसलिए हमें इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब है रूल बाय द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द पीपल। अभी जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो प्रतिनिधि हैं, इनका चुनाव कैसे होगा, उनको कैसे चुनेंगे, उसके लिए क्या चाहिए? इसलिए कहते हैं कि डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी है। तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? चुनाव चाहिए। तो चुनाव क्या है? अगर मैं आपसे कहूं कि चुनाव क्या है, व्हाट इज द इलेक्शन, छोटा सा पॉइंट बनाओ, एक तीसरे चैप्टर में एक पॉइंट बनाओ, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में, व्हाट इज द पॉलिटिक्स, सॉरी इलेक्शन। हाँ, चुनाव क्या है? ऑनलाइन 3 लोग थे, एक आदमी भाग गया, कोई क्या हुआ? तो हो सकता है नया कोई होगा, कह रहा होगा क्या है ये, चल क्या रहा है। नए आदमी को नहीं समझ आने वाला ये चल क्या रहा है। आ रहा है कुछ कुछ? आप भी पहली बार आए हैं क्या? समझ आ रहा है? इसका मतलब ये लोग समझदार हैं, ठीक है। अगर ये समझ आ गया है तो ये बहुत बड़ी कहानी है अपने आप में। अगर इसको बर्दाश्त कर लिया तो फिर ठीक है, एनसीईआरटी समझ जाओगे। क्योंकि ये कई दिनों को हम 2 घंटे में पढ़ रहे हैं, 5-6 दिनों को कितने घंटे में पढ़ रहे हैं? हम्म। हम्म। वो भी उससे भी कम। तो बोलो चुनाव क्या है? क्या है चुनाव, बताओ। ठीक है, लिखो, लिख लो। इट इज अ प्रोसेस टू चूज द रिप्रेजेंटेटिव्स। प्रतिनिधियों को, प्रतिनिधियों को चुनने की एक पद्धति है। प्रतिनिधियों को चुनने की एक पद्धति है। हम अपने प्रतिनिधि के रिप्रेजेंटेटिव कैसे चूज करेंगे, उसका क्या है, एक मेथड है ये। और 2 ही तरीके हो सकते हैं। हाँ, वो है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। लिख लो, 2 ही तरीके हो सकते हैं, प्रतिनिधि चुनने के 2 तरीके हो सकते हैं। नीचे लिख लो, प्रतिनिधि चुनने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहले आओ पहले पाओ, FPTP, PRSTVS। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, देखो, देखो, elections are not necessary for the democracy. Elections are not necessary for the democracy. or 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 elections do not ensure democracy. और ऐसे लिखना, और only elections do not ensure democracy, or only elections do not ensure democracy, but but the free and fair elections but the free and fair elections ensure democracy. देखो, केवल, हिंदी में लिखो, केवल चुनाव पद्धति से, केवल चुनाव पद्धति से या चुनाव होने से कोई देश लोकतांत्रिक नहीं होता है। चुनाव पद्धति से या चुनाव होने से कोई देश लोकतांत्रिक नहीं होता है, अपितु 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 स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने से ही
अपितु स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होने से ही लोकतंत्र की स्थापना होती है। होने से ही लोकतंत्र की स्थापना होती है। छोटा सा पॉइंट बनाओ, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसे कहते हैं? देखो, जैसे केवल संविधान होने से लोकतंत्र नहीं होगा, वैसे ही केवल चुनाव होने से भी लोकतंत्र। संविधान के साथ क्या चाहिए? चुनाव के साथ क्या चाहिए? नहीं समझे बात को? देखो, समझो, इधर देखो, ये है डेमोक्रेसी, क्या है? देखो, ये जो डेमोक्रेसी पढ़ रहे हो, ये वेस्टर्न डेमोक्रेसी है। कौन सी डेमोक्रेसी है? अमेरिकन डेमोक्रेसी है। आप जो कह रहे हैं कम्युनिज्म वाली बात, वो जो मार्क्सिस्ट लोग हैं वो इसको क्रिटिसाइज करते हैं, कहते हैं कि आखिर जो अमेरिकन डेमोक्रेसी है और वेस्टर्न कंसेप्ट और अमेरिकन कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, उसको ही क्यों अच्छा माना जाए। कह रहे हैं कि दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन, ये वैश्वीकरण का एक परिणाम है। क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ है, ग्लोबलाइजेशन में अमेरिका ने अपनी वैल्यूज, अपने कल्चर, अपने एजुकेशन सिस्टम को हम पर थोप दिया। हम आज जो पहन के बैठे हैं, ये कहाँ की ड्रेस है? ये इंडियन ड्रेस नहीं है। ये कौन सी ड्रेस है? ये वेस्टर्न है। ये हेयर स्टाइल जो है सब कौन सी है? वेस्टर्न हेयर स्टाइल है, ठीक है। ये चश्मा आसमा लगाना, ये सब क्या है? अरे भारतीय लोग कभी अंधे होते ही नहीं थे। मोतियाबिंद होता था बुढ़ापे में और सही भी हो जाते थे देसी इलाज से भी, ठीक है। चश्मा आसमा सब ये वहां से ही आया है। ये जो जो भी हम हैं, जो भी हम खाते हैं। अच्छा, क्या आपने देखा है कि मट्ठा और लस्सी पीते हुए आदमी सेल्फी लगा रहा है? मैकडोनल्ड जाते ही सेल्फी क्यों लगाता है? हाँ, नहीं, स्ट्रीट फूड खा रहा होगा तो स्ट्रीट स्ट्रीट फूड खा रहा होगा तो भी नहीं लगाएगा। चाउमीन और मोमोज खा रहा है स्ट्रीट फूड तो नहीं लगाएगा। कहाँ पहुंचेगा? जैसे KFC, ठीक है, मैकडी, तो वहां से क्यों लगाएगा? वो स्टेटस मैटर्स, क्या है? स्टेटस है वो ये दिखा रहा है कि हम कुछ सोसाइटी में महंगा खर्च कर रहे हैं। और ये कहाँ से आया? वहां से आया। तो हम ये डेमोक्रेसी जो पढ़ रहे हो, ये कहाँ से आई? ये क्रिटिसिज्म है मार्क्सिस्ट अप्रोच का फॉर द वेस्टर्न कंसेप्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। कह रहे हैं कि ये जबरदस्ती हम पर थोप रहे हैं चीजों को, और पढ़ाया जा रहा है आपको कि ये डेमोक्रेसी, वो डेमोक्रेसी अच्छी है, वो अच्छी चीज है। जबरदस्ती पढ़ाया जा रहा है आपको। क्या हम भारतीय सिस्टम में खुश नहीं रह सकते? तो वो बात की बातें हैं, रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं फिलहाल, समझे? अब इधर आ जाओ, डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए और क्या चाहिए? अभी तक हमने इतना पढ़ लिया, कुछ नहीं समझो इसको। केवल लोकतंत्र के लिए संविधान चाहिए और, अच्छा बोलो, क्या लोकतंत्र के लिए केवल संविधान ही होना चाहिए, या हाँ, क्या होना चाहिए? सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या होना चाहिए? संविधान की सर्वोच्चता। क्या लोकतंत्र के लिए केवल चुनाव होने चाहिए? बहुत अच्छे। क्या होने चाहिए? फ्री एंड फेयर इलेक्शन, इलेक्शन स्वतंत्र और, अगर किसी देश में, समझो, अगर किसी देश में केवल चुनाव हो रहे हैं, अगर किसी देश में केवल चुनाव हो रहे हैं, केवल ओनली, तो क्या वो डेमोक्रेटिक होगा? अगर किसी देश में केवल संविधान है तो वो डेमोक्रेटिक नहीं। वहां क्या होना चाहिए? दोनों का अंतर समझ गए? केवल इलेक्शन होने से हम ये नहीं कह सकते। हमने यही बात लिखी, हमने हेडिंग ये लिखी थी कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव किसे कहते हैं। लिख लो, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। वो कौन सी चीजें हैं जो किसी देश के चुनाव को क्या बनाती हैं? फ्री एंड फेयर बनाती हैं। लिख लो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। बोलो कौन सी चीजें हैं? बिल्कुल सही बात है। यहां लिख लो, क्या क्या है? 1 पर्सन, एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। पहला पॉइंट, एक व्यक्ति, एक मत, एक मूल्य। चुनाव बनाने वाले तत्व। पहली बात। और क्या था?
एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। दूसरा पॉइंट लिख लो। पहला पॉइंट था एक व्यक्ति एक मत एक मूल्य। अगला पॉइंट लिख लो, मतदाताओं के पास विकल्प। राष्ट्रपति, मतदाताओं के पास विकल्प। नेक्स्ट पॉइंट, हाँ नियमित चुनाव। वैसे उससे पहले था कैंडिडेट प्रेफर्ड बाय द पीपल। हाँ ये वाला पॉइंट था उससे पहले। आप लोग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। नियमित चुनाव, नियमित चुनाव। देखो मतदाताओं द्वारा, मतदाता मतदाताओं द्वारा, मतदाताओं द्वारा चुना हुआ व्यक्ति विजयी होना चाहिए। मतदाताओं द्वारा चुना हुआ व्यक्ति विजयी होना चाहिए। इसी सबको मिला के क्या बोलते हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इन्हीं सब बातों को मिला के क्या बोलोगे? स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। ठीक है। अब हमें इसके बाद हमें एक पॉइंट था, छोटी सी हेडिंग थी कि अवर इलेक्टोरल सिस्टम क्या है, भारत की चुनाव पद्धति कैसा है। तो उसमें कुछ लिखना नहीं है, वोटिंग वोटिंग सिस्टम है तो उतना जरूरी नहीं है। अब एक अगला पॉइंट बनाओ, नेक्स्ट पॉइंट बनाओ, एक हेडिंग बनाओ छोटी सी। देखो, क्या भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं? क्या भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं? निष्पक्ष चुनाव होते हैं, क्या लगता है होते हैं? क्या भारत में निष्पक्ष चुनाव होते हैं? तो पहले कैसे होते हैं? ठीक है, पहला पॉइंट निष्पक्ष चुनाव होते हैं, पहली बात लिख लो। कैसे होते हैं निष्पक्ष चुनाव? बोलो, देखो जो ऊपर चीजें लिखी वो सब लिख दोगे इसी में। कौन कौन सी? एक व्यक्ति एक वोट, ये सब होते हैं। तो चारों पॉइंट लिख देंगे तो इससे क्या पता चल जाएगा कि निष्पक्ष चुनाव होते हैं, क्योंकि एक व्यक्ति एक वोट तो है ही, और जो लोग जैसे वोट डालते हैं वही जीत जाता है। और क्या है? मतदाताओं के पास विकल्प, मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में। और क्या है? ठीक है, रेगुलर इलेक्शंस भी होते हैं, हर 5 साल में होते हैं। तो इनके बेसिस पर हम क्या कह सकते हैं कि भारत के चुनाव जो है वो कैसे हैं? स्वतंत्र और निष्पक्ष है। लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो थोड़ी सी जगह छोड़ के लिखो, भारत के चुनावों में कमियां। भारत के चुनाव, हाँ, भारत के चुनावों में कमियां। कमियां, ठीक है। लिख लो धन बल, हिंदी वाले लिख लो धन बल, बाहुबल, हाँ, अपराधियों का राजनीतिकरण, राजनीति का अपराधीकरण, हाँ, परिवारवाद, भ्रष्टाचार, अशिक्षा, ठीक है, गरीबी। गरीबी चैलेंज है, गरीबी के कारण आदमी वोट डालने नहीं जा पाता है, ये भी एक चैलेंज है। हाँ, अशिक्षा, लिटरेसी भी एक चैलेंज है। कैसे? आदमी पता ही नहीं वोट डालने का क्या महत्व है। जेएस मिल ने कहा है, जेएस मिल ने क्या कहा है? वोट डालना क्या है? एक ड्यूटी है, राइट नहीं है, कर्तव्य है। हाँ वो भी हो सकता है, बिल्कुल सही बात है। धर्म का यूज है, हाँ, बूथ कैप्चरिंग, ठीक है, भ्रष्टाचार में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, मिस यूज ऑफ रिलीजन, ठीक है, बिल्कुल सही बात। अशिक्षा है, गरीबी है, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, राजनीतिक अपराधीकरण, ठीक है। तो ये चैप्टर हो गया अपना। अब देखो, अब ये पढ़ना है संस्थाओं का कामकाज। जल्दी देखो, संस्थाओं का कामकाज। अच्छा बोलो, डेमोक्रेसी में इंस्टीट्यूशंस क्यों चाहिए? हम्म, सेपरेशन ऑफ पावर ना, ठीक है। चलो, संस्थाओं के कामकाज में सबसे पहले एक पॉइंट लिख लो, सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर, शक्तियों का पृथक्करण, पावर्स होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स। थोड़ा सा पॉइंट बनाओ, शक्तियों का पृथक्करण। नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर, फोर्थ, शक्तियों का पृथक्करण। क्या मतलब है इसका?
डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, हाँ ठीक है, किसके बीच? एमंग द ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। शक्तियों के पृथक्करण में हिंदी में लिख लो, सरकार के अंगों के बीच, सरकार के अंगों के बीच, सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन, सरकार के अंगों के बीच शक्तियों का विभाजन। सरकार के अंग, कितने अंग हैं? सरकार के अंग, सरकार के अंग हैं 3, बना लो। विधायिका, कार्यपालिका। देखो कल मेरे पास शाम को कुछ बच्चे आए, बीपीएससी का पेपर दे के आए। मैं एक बैच पहले बीपीएससी का पढ़ाता था, सर सर मिलना है, मैंने ठीक है आ जाओ। तो उसमें लड़का तो ठीक बात कर रहा था, वो लड़की बहुत सर खा रही थी। ठीक है सर, अब कैसे तैयारी करें, अब क्या करें? तो मैंने कहा प्रॉब्लम बताओ एक बार में कि दिक्कत क्या है, पॉलिटी कैसे पढ़े? तो मैंने उसे कहा कि जो मैंने नोट्स लिखाया था क्या वो आपको याद है? तो वो चुप रह गई। तो मैंने कहा हाँ या ना, कहीं नहीं। तो मैंने पहले उसी को पढ़ो। मतलब पिछले साल से वो आज तक वो अपना नोट्स नहीं याद कर पाई और उसको और किताबें पढ़नी है। मैंने कहा ऐसे ही भटकती रहोगी इन्हीं गलियों में। जो एक नोट्स बनवाया है पहले उसको याद करके आओ, फिर दोबारा बात करना कि क्या पढ़ना है। 4 किताबें इकट्ठे करने से क्या होता है? ये जो कंटेंट आपको दिया जा रहा है ये कोई कम है? इसको याद तो करो। वो सर पेपर समझ नहीं आया, एक ही विषय समझ आया। एक विषय क्यों समझ आया? क्योंकि साल भर एक ही विषय पढ़ा, इसलिए समझ आया। साल भर सब विषय पढ़े होते तो पूरा पेपर, अगर जो आपको पेपर में कोई एक विषय आसान लग रहा है इसका मतलब है आपने उस विषय को पढ़ा है। अगर उतने ही लेवल पे सब विषय पढ़ लोगे तो पूरा पेपर आसान लगने लगेगा। यही मतलब होता है। पढ़ना अड़ना कुछ नहीं है, क्या करना है? कुल मिला के बस रटना है चीजों को। सरकार के कितने अंग हैं? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। इसका काम क्या है, इसका कार्य क्या है? लिख लो, कानून का निर्माण, फॉर्मेशन ऑफ लॉज, कानून का निर्माण। उन बच्चों में 1-2 बच्चों का इस बार पीटी हो जाएगा क्वालिफाई, जो कल आए थे वो बिहार में, तो मेंस के लिए स्पेशल आए थे। मैंने कोई बात नहीं, ठीक है। कानून का निर्माण, विधायिका। और इसका काम क्या है? लिख लो, कानून का क्रियान्वयन, इसका है संविधान की व्याख्या। हम्म, ठीक है। अब देख लो, विधायिका के कितने अंग होते हैं? ठीक है, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा। लिख लो, वहां है संविधान की व्याख्या करना, उसमें न्यायपालिका। न्यायपालिका का मतलब है संविधान की व्याख्या करना। कानून का निर्माण, कानून का क्रियान्वयन, संविधान की व्याख्या। विधायिका के कितने अंग होते हैं? अब विधायिका में बनाओ नीचे, 3 अंग होते हैं विधायिका के। लिख लो, विधायिका के 3 अंग हैं लेजिस्लेचर के, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और देख लो, इन दोनों को मिला के क्या कहते हैं? वो तो तीनों को मिला के कहते हैं। ये 3 सरकार के, ये क्या है? हाँ, लोकसभा और राज्यसभा हाउसेज हैं, ये सदन है। और ये क्या है? अंग है। ठीक है, देख लो, हिंदी वाले समझ लो। सबसे पहले आपने घबराना नहीं है बस, ठीक है। अभी घबरा जा रहे हैं इन लोग। देखो ये लिखा ना, कार, ये हमने कानून का निर्माण, और हम क्या लिख रहे हैं? विधायिका के अंग। ये लिखा है इतना, ये क्या है? विधायिका के अंग है। 3 अंग है, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। नीचे एक पॉइंट बनाओ, विधायिका के सदन। विधायिका ऑब्लिक करके संसद लिख लेना, इसी के नीचे पॉइंट बनाओ यही, हाँ, विधायिका ऑब्लिक संसद के सदन, सदन, हाउस के सदन। ठीक है, 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, चलो। अब देखो ये कार्यपालिका, मैंने बताया था 2 तरह की कार्यपालिका होती है। कौन कौन सी? एक होती है राजनीतिक, हाँ, एक होती है गैर, राजनीतिक होती है।
राजनीतिक और गैर राजनीतिक। कार्यपालिका दो तरह की हो सकती है। राजनीतिक को क्या बोलते हैं? अस्थाई। और इसको क्या बोलते हैं? स्थाई। और इसको क्या बोलते हैं? निर्वाचित। और इसको क्या बोलते हैं? चयनित, सिलेक्टेड। समझ रहे बात? ये कौन है? नेता हमारे, जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, पीएम। और ये क्या होगा? ऑफिसर्स हैं। ठीक है, देख लो, नेता इसमें आते हैं, इसमें अधिकारी आते हैं। न्यायपालिका का काम क्या है? सीधी सी बात है। और न्यायपालिका, बोलो जुडिशरी कैसी है? लिख पा रहे हो कि नहीं सब लोग? जुडिशरी कैसी है? एकल, एकीकृत न्यायपालिका है। और न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा, हाँ, जुडिशियल रिव्यू। ठीक है, न्यायिक समीक्षा करती है। और क्या करता है? ये गार्जियन है किस चीज का? फंडामेंटल राइट का, मूल अधिकारों का रक्षक है। अभी ये पढ़ाऊंगा आज हिंदी वालों को। मूल अधिकारों का रक्षक, लिखते जाओ, ये सब बातें हो गया। हम्म। सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशरी। हाँ, एकल, एक हिंदी में क्यों करना बेकार है ना? देखो, दिमाग की मेमोरी उतनी ही होती है, इसको यूज करो अच्छी जगह है। हिंदी वालों को करने दो इंग्लिश में, इनका आता है इंग्लिश में। ठीक है, हो गया। हाँ, एकल एकीकृत न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा। हम्म। मूल अधिकारों का रक्षक। हाँ, अभिभावक रक्षक एक ही बात है। देखो, ये क्या है? लोकतांत्रिक। अब देखना, फिर से समझ लो एक बार। डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? केवल संविधान। डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? संस्थाएं एक ही आदमी के पास होना चाहिए, अलग अलग। डेमोक्रेसी के लिए क्या चाहिए? डेमोक्रेसी में चाहिए राइट्स। तो राइट्स क्या है? उसमें लिख लो अधिकार क्या है। अगला पॉइंट बना लो। हाँ, बस लिख लो, लिख लो। चैप्टर 5। अच्छी बात तो है, वही करना है, रट्टा ही मारना है। लिख लो अधिकार क्या है। अधिकार क्या है? अधिकार क्या है? देख लो, अधिकार किसी व्यक्ति के दावे होते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति के न्यायपूर्ण दावे होते हैं। अधिकार किसी व्यक्ति के, लिख लो, हिंदी में लिखा है, अधिकार किसी व्यक्ति के न्यायपूर्ण दावे होते हैं जो समाज द्वारा स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स, स्वीकृत और राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। राइट्स आर जस्टिफाइड क्लेम्स recognized by the society and sanctioned by the law। राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। नहीं, राज्य द्वारा, कानून द्वारा, तभी तो अदालत में जाओगे। अदालत नहीं, राज्य द्वारा लागू किए जाते हैं। और एक बात देखो, अब जो राइट्स थे, ये राइट्स कहाँ? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। देखो, भारतीय संविधान में अधिकार, एक हेडिंग बनाओ, भारतीय संविधान में अधिकार। भारतीय संविधान में अधिकार, इन्हें क्या कहते हो? भारतीय संविधान में जो अधिकार है उन्हें क्या कहते हैं? और मूल अधिकार कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। राइट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन विच आर नाउ नाउन एज फंडामेंटल राइट्स। लिखो, एज फंडामेंटल राइट्स। और अब पूरे फंडामेंटल राइट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इतना लिख के छोड़ देंगे। ठीक है, अब बोलो,
इससे क्या समझे, इस पूरी कहानी से, पूरी कहानी से क्या समझे? क्वेश्चन लिखो एक, क्वेश्चन लिखो एक, मेंस का सवाल लिखो एक। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? व्हाट इज द डेमोक्रेसी? व्हाट इज द, लिख लो, सवाल लिखो ना, मेंस का एक लिखो। व्हाट इज द डेमोक्रेसी? लोकतंत्र क्या है? डिस्कस द क्राइटेरियाज, डिस्कस द क्राइटेरियाज which make our democracy democratic. Discuss the criteria which make our democracy democratic. उन, लिखो आप लोग, क्या लिखा आपने? लोकतंत्र क्या है, ठीक है। उन मानदंडों की चर्चा कीजिए, दंडों की चर्चा कीजिए जो किसी लोकतंत्र को, जो किसी लोकतंत्र को लोकतांत्रिक बनाते हैं। अब लोकतंत्र को लोकतांत्रिक बनाते हैं क्या है? डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक क्या मतलब है? क्योंकि हर कंट्री तो ये कहती है कि हम डेमोक्रेसी हैं। सवाल ये है कि डेमोक्रेटिक है कि नहीं है। क्या लिखना है इसमें? यही कहानी लिखनी है बस, जो है। ठीक है, चलो, बात समझ आ गई? अब पढ़ेंगे।